NIRC of also my warm welcome to respected senior members, Flexio chairman, professional colleagues, and honorable guest speaker of today, CA Kanan Bahel. Thank you for having time to attend this webinar. To begin, I would like to invite CA Bharat Jain, Chairman Hisar branch of NIRC of ICI, to deliver his welcome address. राजदीप जी, मैं सभी मेंबर्स जो जुड़े हैं आज हिसार ब्रांच, सोनीपत ब्रांच और सुबह मेरे पास आज गुजरात से और मुंबई से कॉफी कॉल आ रहे थे सर, तो वहां से भी लगता है मैं कुछ मेंबर जुड़े हैं, तो उन सभी का मैं इस आज के वेबिनार जो हिसार और सोनीपत ब्रांच मिलकर कर रहे हैं इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत, इसका आज चौथा दिन है, उसमें सभी का मैं स्वागत करता हूं और सभी का वेलकम करता हूं कि आप लोगों ने अपना टाइम दिया ब्रांच के लिए और यहाँ पे जुड़े हैं। साथ ही में जो आज के स्पीकर हैं हमारे कनन बहल, उनका स्वागत ब्रांच। सर आज जैसे आईपीओ अब एक के बाद एक लगातार आईपीओ आ रहे हैं, अलॉटमेंट नहीं आती, वो मतलब लगे जो आईपीओ अच्छा होता है उसमें अलॉटमेंट नहीं आती, जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं होता उसमें। तो आईपीओ का टाइम आज आपका टॉपिक डिकोडिंग ऑफ आईपीओ मुझे लगता है काफी सही रहेगा, मेंबर्स को कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक रहेगा इस सेशन। Thank you. Over to you, Rajdeep ji. Thank you, sir. Now I would like to invite CA Saras Jain ji, Chairman Sonipat branch of NIRC of ICI, to introduce our guest speaker of today webinar. Thank you, Rajdeep ji. मैं सबसे पहले सोनीपत ब्रांच के हिसार ब्रांच के सभी मेंबर्स का स्वागत करता हूँ। आज सबने आज ये हमारा 4th डे ऑफ इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम द फाइनेंशियल मंत्रा ज्वाइन करा एंड साथ में भरत जैन जी का भी धन्यवाद, वो हमारे साथ ये कोर्स करके और 10 डेज की हम सीरीज चला रहे हैं। एंड नाउ द प्रोफाइल ऑफ द स्पीकर सीए कनन बहल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे गेस्ट स्पीकर हैं आज के, एमएन की प्रोफाइल का मेरे को अपॉर्चुनिटी दी गई है। कनन बहल जी इज अ क्वालिफाइड सीए, ही परस्यूड आर्टिकलशिप फ्रॉम द KPMG, वर्कड विद द PwC in its merger and acquisitions tax practice, co-founder of the rupeetool.com, a personal finance fintech startup. He has caused discussions on all the IPOs on Rupee Tools and YT channel. So welcome you, sir. Over to us. Thank you so much, Saransh ji. Thank you so much. Thank you so much, Bharat ji, Rajdeep ji. Thanks everyone for attending or joining the session. I hope इतना interesting बना पाऊँ कि आप 2 घंटे तक टिके रहे। चलिए तो शुरू कर सकते हैं सर। सर बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, करो सर। जी, तो जैसे भरत जी ने बोला ग्रे मार्केट प्रीमियम ज्यादा होता है, अलॉटमेंट नहीं मिलती। स्लाइड डेक में वो भी कैप्चर्ड है कि आपकी अलॉटमेंट चांसेस कैसे बढ़ाई जा सकती है। सबसे पहले तो यही बात करते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे इतने सारे आईपीओस दिख रहे हैं, जोमैटो, पेटीएम, मोबिक्विक, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस, बम्पर लिस्टिंग दी है। एक बार ही अगर जस्ट इन केस किसी को नहीं पता आईपीओस क्या होते हैं, इसमें मतलब एसएमई लिस्टिंग क्या होती है, मेन बोर्ड लिस्टिंग क्या होती है, वो सारी चीजें एक बार मैं फटाफट कैप्चर करूंगा। आईपीओ जैसा हम सब जानते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, इसमें अनलिस्टेड कंपनी जो पब्लिक जाना चाहती है वो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्ट होना चाहती है वो कंपनी का आईपीओ के थ्रू लिस्ट होती है। वो कंपनी या तो खुद अपने पास पैसा लेती है पब्लिक से, या फिर उनके कुछ एक प्रोमोटर्स एग्जिट लेते हैं, इन्वेस्टर्स एग्जिट लेते हैं। तो जब प्रोमोटर्स एग्जिट लेते हैं या फिर इन्वेस्टर्स एग्जिट लेते हैं उसको ऑफर फॉर सेल बोलते हैं, OFS। और फ्रेश इशू यानी अगर कंपनी कोई पैसा रेज करना चाहती है कोई एक्सपेंशन के पर्पसेस के लिए, वर्किंग कैपिटल के पर्पस के लिए, तो उसको हम फ्रेश इशू बोलते हैं। ये जो जैसे मान लीजिए अगर जोमैटो का आईपीओ 9,500 करोड़ के आसपास का था, 9375 करोड़ टू बी प्रिसाइज, तो 9,000 करोड़ कंपनी के अंदर गए थे और 375 करोड़ के आसपास का OFS था जो इन्फो एज ने एग्जिट लिया था। तो ये रेशियो देखना भी इंपॉर्टेंट होता है। इस पे आगे स्लाइड डेक में हम डिस्कशन करेंगे कि कितना OFS है, कितना फ्रेश इशू है। आगे बात करते हैं मेन बोर्ड लिस्टिंग की। तो उसमें मेन बोर्ड लिस्टिंग जैसे आजकल आप आईपीओ सुन रहे हैं, तत्व चिंतन का आया, जोमैटो का आया, रोलेक्स रिंग्स का आया, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस का आया, कार ट्रेड टेक का आया, नोवोको का आ रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, काफी सारे आईपीओ आ रहे हैं। सो इनमें प्राइमरी क्राइटेरिया क्या होता है कि इनकी कम से कम इश्यू साइज कैपिटल 10 करोड़ से ऊपर हो, पॉजिटिव नेटवर्थ हो कंपनीज की, और इशू पोस्ट या अगर नहीं है पॉजिटिव नेटवर्थ तो पोस्ट इशू साइज कैपिटल कम से कम
500 करोड़ का होना चाहिए, और मार्केट कैप पोस्ट इश्यू कम से कम 25 करोड़ की होनी चाहिए, और रिटेल लॉट साइज 15,000 से ऊपर का नहीं होता एक लॉट। आगे बात करते हैं एसएमई बोर्ड लिस्टिंग की। तो हमें काफी जैसे हम यूट्यूब पे कवर करते हैं सभी के लिए आईपीओस की क्या लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए काफी सारे फैक्टर्स के बेसिस पे, तो हमें काफी क्वेरीज आने लग गई। रेक्स पाइप्स का बताओ, ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट का बताओ, नेटवर्क पीपल्स एनपीएसटी का बताओ, आश्का का बताओ। तो इसमें क्या था कि एसएमई बोर्ड के हैं, इनमें कम से कम इन्वेस्टमेंट 1 से 2 लाख की होती है। सो इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का रुझान इतना ज्यादा नहीं होता जितना ऊपर वाले मेन बोर्ड लिस्टिंग आईपीओस में होता है। इसमें क्या कैटेगरी होती है, जैसे जो ऊपर फॉल नहीं करते वो नीचे फॉल कर जाते हैं। एज इन जैसे ऊपर 10 करोड़ की कम से कम पोस्ट इशू कैपिटल थी, यहाँ पे 1 से 25 करोड़, 25 करोड़ से ऊपर हो गया तो फिर अलाउ ही नहीं करते एसएमई बोर्ड में। ऊपर कम से कम 10 करोड़ होनी चाहिए, यहाँ पे 1 करोड़ से भी काम चलेगा। पॉजिटिव नेटवर्थ होना कंपलसरी है। नेट टैंजिबल एसेट्स कम से कम 1.5 करोड़ के होने चाहिए, लेकिन ऐसा कोई एनएससी लिस्टिंग जब होती है तब क्राइटेरिया नहीं होता। और पॉजिटिव एबिटा होना चाहिए 2 से 3 साल के लिए, पिछले लिस्टिंग के 2 से 3 साल पहले का। लेकिन ये बीएससी पे कोई क्राइटेरिया नहीं है, अगर एनएससी पे करना है तो ये क्राइटेरिया है। और रिटेल लॉट साइज जैसे हमने बात करी 1 से 2 लाख की है। अब ये स्लाइड तो कवर हो गई, आगे हम बात करते हैं जो भी आईपीओस ने रिटर्न्स दिए हैं 2020 में 21 में। ये एक एक पे डिस्कशन करने का मतलब नहीं है कोई, मैं बेसिकली एक बार ही आपको दिखाना चाहता हूँ कि आनंद जी, हाँ आनंद जी, जी आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, आप की हुई क्या? मैंने तो की हुई है। नहीं, हुई भी है सर, हुई भी है। हुई हुई है, मेरे को नहीं दिख रही। चलो मैं देखता हूँ सर। अच्छा, और सर किसी को भी कोई भी क्वेरी हो, इशू हो, मैं अगर कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा तो प्लीज मेरे को हर स्लाइड के बाद आप रोक दीजिएगा, हैंड रेस कर दीजिएगा या फिर क्वेश्चन बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं एक बार देख लूंगा ताकि कम्युनिकेशन एकदम अच्छी हो। सो अभी तो बढ़ते हैं आगे। आईपीओस और उनके कितने लिस्टिंग गेन्स कितने भारी भारी देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कंपनी क्या वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है, कंपनी की पीई कितनी है और उनकी इंडस्ट्री पीई इस बुल मार्केट में भी कितनी है। तो बर्गर किंग की अगर बात करें तो मुझे याद है 60 रुपए का आया था, और इसी से काफी आईपीओ मार्केट जो 2020 से अभी तक 21 में चल रही है बुल मार्केट, इस आईपीओ से काफी रुझान बढ़ा था। 60 रुपए का आया था, उस पे भी काफी लोग कह रहे थे कि ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। आज के डेट में 180 200 की डेट 200 की रेंज में चल रहा है। अब कंपनी लॉस मेकिंग है, मेरा पर्सनल व्यू मांगे तो इतने सारी कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटीज हैं, ये मॉडल है थोड़ा रिस्की मॉडल है, क्योंकि इतना सारा रेंट देना पड़ता है, इतनी कमीशन रॉयल्टी देनी पड़ती है अपनी बर्गर किंग यूएस वाली कंपनी को, उसके तभी लॉस मेकिंग है। और -40 का पीई चल रहा है, और इस इंडस्ट्री में -87.8 से लेकर 214 तक का भी पीई चलता है। प्लांट फार्मा की बात करें, काफी अच्छा आईपीओ था और इसमें लिस्टिंग गेन्स काफी अच्छे देखने को मिले, आज तक जो 150% के आसपास हो चुके हैं अगर गेन्स की बात करें। और इसका पी 64.8 चल रहा है, और अगर इसके इंडस्ट्री पी की बात करें तो 30 से लेकर 63 तक है, मतलब ये भी इंडस्ट्री पी से बहुत आगे चल रहा है आज की डेट में। एंड सिमिलरली कैम्स, एंजल ब्रोकिंग, हैप्पीएस्ट माइंड्स, ओ गॉड 750% बढ़ चुका है आगे। राउट मोबाइल 514% बढ़ चुका है। और आप देख लीजिए जैसे टीसीएस, इन्फोसिस जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं बड़े बड़े, जिनको इतने साल लग गए स्टैब्लिश करने में, और इस बुल मार्केट में भी उनके 30 से 40 के बीच में पी है, ये कंपनी 119 की पी में ट्रेड कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि कंपनी बेकार है या कुछ है, डेफिनेटली बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है इनकी, बट 120 की पी मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराती है अगर मुझे इस प्राइस पे एंट्री लेनी है तो। आगे बात करते हैं इस साल के आईपीओ की। तो तत्व चिंतन का जैसे आईपीओ है, ये 109% गेन किया था। इस कंपनी की पी केमिकल सेक्टर में, फार्मा केमिकल सेक्टर में 96.2 की है। ये मतलब आज की डेट में जो कंपनी कमा रही है उसके 96.2 साल का कम से कम आप उसकी अर्निंग्स पे उसको आप डिस्काउंट कर रहे हैं आज की डेट में। और इस इंडस्ट्री की एवरेज पी की बात करें तो 11 से लेकर 28 के बीच में होती है इसके पेयर्स की। जोमैटो की बात करें, इसके ऊपर हमने एक बहुत डिटेल स्लाइड डेक आगे डाला हुआ है, स्लाइडर्स डाले हैं 2-3, उसमें डिस्कस करेंगे। बट एज वी नो आज तक के जो गेन्स हैं वो लगभग 75% है इसके इश्यू प्राइस से। 76 पे मिला था, उससे 80% 75% से ऊपर चल रहा है आज की डेट में। सिमिलरली फॉर क्लीन साइंस, सोना बीएलडब्ल्यू एक्साइटिंग, वेरी एक्साइटिंग केस। इस कंपनी के लास्ट डे तक, बल्कि 12 बजे तक भी सब्सक्रिप्शन पूरी नहीं हो रही थी, इतनी ऐड डाली इन्होंने। मैं जो अखबार देखता हूँ उसमें पूरा पेज छपा हुआ है, जो जहां देखो उसकी ऐड आ रही है, बड़ी मुश्किल से जाके सब्सक्राइब हुआ
और देखिए 120 की पीई पे आज भी ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी में ऐसा कुछ खास नहीं है। ब्लैकस्टोन ने कम से कम जो उसकी कॉस्ट 2 साल पहले उसने एक्वायर की थी उससे 9 से 10 गुना पे एग्जिट किया है। मैं देख रहा था कि ऐसा क्या टर्न अराउंड हुआ है जो ये 9 से 10 गुना इनका पैसा इतनी जल्दी हो रहा है। तो 10, 12, 15% पे प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ रहा था, लेकिन इन्होंने अपनी जिस प्राइस पे इन्होंने खरीदा उससे 10 गुना ज्यादा पैसा लिया और उसके ऊपर भी 86.3 उसके ऊपर भी 86.3% का गेन है जिस पैसों पे ब्लैकस्टोन ने एग्जिट किया है। आगे ये ऐसे काफी सारे मैक्रो टेक डेवलपर्स हैं, बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी, अनुपम रसायन है। इतने इतने ज्यादा पीईस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये कमाने की अपॉर्चुनिटी तो है ही। शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन्स आए निकाल लेने चाहिए, बट ये कैसे डिसाइड करें हम आगे सब बात करते हैं आगे। अगर किसी के कोई डाउट्स हैं या कोई भी क्वेरीज हैं, कंसर्न्स है, प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा या अपने आप को म्यूट करके आगे प्लीज बोलेगा, वरना मैं कंटिन्यू करता रहता हूँ। तो अभी जैसे हमने बात करी कि आईपीओज कौन से लेने चाहिए, क्योंकि आपने कुछ एक पिछले स्लाइड में देखे होंगे कि जो नेगेटिव भी जाते हैं और सारे पॉजिटिव नहीं जाते। सो आगे ये जानना भी जरूरी है कि किन आईपीओज को लेना चाहिए, किन आईपीओज को नहीं लेना चाहिए। सो ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी बात नहीं करते, बट अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी बात करनी है और देखना है कि कोई फंडामेंटली भी अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, तो एक सबसे पहला उसका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हमें पढ़ना जरूरी होता है कि कंपनी का उसमें बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन होती है, फाइनेंशियल से लेकर रिस्क जो होते हैं कंपनी के, कंपनी की इंडस्ट्री की क्या प्रोजेक्टेड ग्रोथ है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, क्या वैल्यूएशंस वो कमांड कर रही है। मतलब बहुत बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है और हमें कभी एनालाइज करना होता है लॉन्ग टर्म के लिए भी, तो भी हम आरएचपी ही रेफर करते हैं। इंडस्ट्री फैक्टर्स की बात करते हैं। अब जैसे अगर कोई सिगरेट की कंपनी आती है या फिर कोई प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी आती है, तो मैं उसमें थोड़ा सा डिस्करेज दूंगा, क्योंकि आगे जाके इस पे कर्ब्स लग सकते हैं। जैसे ये अगर हम बात करें ये इन इन इंडस्ट्रीज को सनसेट इंडस्ट्रीज कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो ग्रोथ देखनी थी पिछले सालों में देख ली, अब आगे नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि इन पे हेल्थ इश्यूज होते हैं और अवेयरनेस लोगों में बढ़ रही है, तो लोग सिगरेट कम स्मोक करेंगे, एक ये रीजन होता है। दूसरा, प्लास्टिक जैसे एनवायरमेंट इश्यूज होते हैं, तो आगे एनवायरमेंट एक्टिविस्ट आएंगे, इसको कम करवाएंगे, एंड इसकी काफी ग्लोबली भी चर्चा हो रही है। तो मैं इन आईपीओ में थोड़ा डिसइंटरेस्टेड रहूंगा, लेकिन जो सनराइज इंडस्ट्रीज हैं, जो कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गए या एसेट मैनेजमेंट हो गए, इंडिया में आपने पिछले 1 साल में देखा होगा कितना ज्यादा रुझान आया है। अगर हम फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करें, कितने सारे डीमैट अकाउंट्स खुले हैं। आप कैम्स का शेयर प्राइस देख लीजिए या फिर आप सीडीएसएल का शेयर प्राइस देख लीजिए, कहाँ से कहाँ भाग रहा है। अनलिस्टेड मार्केट में एनएससी का मार्केट प्राइस क्या भाग रहा है, विच इज फिनोमिनल। तो मेरे मेरे व्यू में ये सनराइज इंडस्ट्रीज है। और बेनिफिट ऑफ चाइना प्लस वन पॉलिसी जिन कंपनीज को मिल सकता है, जैसे स्पेशलिटी केमिकल जिसमें दीपक नाइट्रेट हो गई, और काफी सारी ऐसी कंपनीज हो गई जो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में भी है। जैसे अभी एपीआई मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का आया था, उसमें ठीक है प्रीमियम कम था, बट कंपनी की बात करें, उसके बिजनेस की बात करें, तो मैं उससे काफी अट्रैक्टेड हूँ। सनराइज इंडस्ट्री है क्योंकि इससे चाइना प्लस वन पॉलिसी का भी फायदा मिलेगा, और केमिकल्स में तो इसलिए भी मिलेगा क्योंकि चाइनीज जो गवर्नमेंट है वो 2015 से अपनी केमिकल इंडस्ट्री को कम करती जा रही है ड्यू टू ईसीजी कंसर्न्स। और इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। तो सेकंड आफ्टर चाइना, इंडिया इज सेकंड इन केमिकल इंडस्ट्री, इन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एंड काफी बड़ा हब बनता जा रहा है इंडिया, अगर ग्लोबल केमिकल्स की बात करें तो। आगे बात करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस की। अगर आप कहते हैं कि मैं इस वैल्यू पे आ रहा हूँ और मुझे सब्सक्राइब कीजिए आईपीओ, तो उसके लिए पहले ये भी जानना जरूरी है कि पास्ट में क्या उन्होंने सेल्स ग्रोथ दिखाई है, क्या उनके प्रॉफिट और एबिटा के नंबर्स हैं, और क्या क्या उनकी मतलब उनकी आरओसी कितनी रही है या रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी रही है अपने पीयर्स को कंपेयर करके भी। क्योंकि अगर पीयर कोई कमा रहा है 20%, 40% और आप कमा रहे हैं 10-12%, तो मैं उसकी जितनी वैल्यूएशन आपको क्यों दूं, राइट। सो ये भी देखना जरूरी होता है कि इनकी वैल्यूएशंस क्या है और इनके फंडामेंटल्स क्या है बेसिकली बिफोर सब्सक्राइबिंग फॉर एन आईपीओ। अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो जैसे हमने वही बोला कि पीई रेशियो कंपेयर करते हैं, ईवी बाय एबिटा रेशियो होता है, एंटरप्राइज वैल्यू यानी जो कंपनी की मार्केट कैप पोस्ट लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है जिस रेट पे वो आईपीओ ला रहे हैं, और उसमें अगर आप डेट इन्वॉल्व कर लें तो एक तरीके से आपकी कैपिटल वो होती है, और माइनस कैश जो कंपनी के पास होता है, डिवाइड बाय एबिटा। ये ईवी बाय एबिटा काफी अच्छा मेट्रिक है क्योंकि हर कंपनी पे पीई रेशियो नहीं चलता,
कई एक कॉम्पिटिटर ने डेट लिया होता है, वो काफी अच्छा कर रहा होता है, तब भी उसका पी रेशियो कम दिख सकता है क्योंकि इनिशियल फ्यू इयर्स में उसका इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा आता है और ऐसे कंपैरिजन बन नहीं पाता। तो ईवी बाय एबिटा भी काफी इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। आगे बात करते हैं कंपटीशन एनालिसिस की। तो जैसे अगर आप देखते हैं कि जैसे पहले यूजेस ऑफ प्रोसीड्स की बात कर लेते हैं ताकि अच्छा मैं पॉइंट एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो अगर कोई कंपनी फ्रेश इशू लाती है और ओएफएस उसमें कम होता है तो मुझे थोड़ा कंफर्ट आता है क्योंकि कंपनी उसको पैसा अपनी कंपनी में यूज करेगी और उसको एक्सपेंशन के लिए वर्किंग कैपिटल पर्पसेस के लिए यूज करेगी, ना कि वो एक बुल मार्केट में एग्जिट लेने की अपॉर्चुनिटी देख रही होती है। सो दिस इज अ गुड फैक्टर। बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ओएफएस 100% भी है तो कंपनी बेकार है। जैसे अगर हम यही लॉजिक से अगर हम डिस्काउंट कर दें एक आईपीओ को, तो फिर सीडीएसएल कैम्स जैसे आईपीओ जिनमें 100% ओएफएस था वो तो बेकार घोषित किए जाते हैं। बट आप देख लीजिए उन्होंने क्या बढ़िया रिटर्न दिए ओवर द इयर्स। सो वो इसलिए है क्योंकि वो मोनोपोली है, लगभग मोनोपोली है दोनों कंपनीज अपनी इंडस्ट्री में। और सीडीएसएल की कॉम्पिटिटर एनएसडीएल है, उनका काफी कम मार्केट शेयर है और सीडीएसएल बहुत तेजी से कैप्चर करता जा रहा है। सिमिलरली विद कैम्स, उसके बाद एंजल ब्रोकिंग आता है, बट कैम्स के पास लगभग 70-75% बिजनेस आता है। और टॉप 5 आउट ऑफ 4 क्लाइंट्स जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो कैम्स के हैं। 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 15 और पता नहीं 11 आउट ऑफ 15 ऐसे हैं। तो मतलब दीज आर काइंड डुओपोलीज कहने को है, बट लगभग मोनोपोलीज ही है। सो कंपटीशन एनालिसिस इसलिए जरूरी होता है कि अगर कंपनी के पास एक मतलब इंडस्ट्री में और कोई है ही नहीं तो उसी को फायदा मिलेगा अगर वो सनराइज इंडस्ट्री है। तो जैसे इन्वेस्टिंग इंडस्ट्री में अगर सनराइज मानता हूँ तो उसमें सीडीएसएल और कैम्स आगे जाके, अभी ठीक है अभी जिस भी पीई पे परफॉर्म कर रहे हैं मैं नहीं जानता ऑफ कोर्स, मतलब आई नो, बट मैं कह रहा हूँ इस प्राइस पे एंट्री करना ठीक है, शायद सही नहीं हो सकता, बट सीडीएसएल कैम्स जैसे जो शेयर हैं ये आगे जाके बढ़ने ही है। मतलब देयर इज नो सेकंड थॉट। अगर ये सनराइज इंडस्ट्री है, अगर लोगों का रुझान और बढ़ता है इन्वेस्टमेंट की तरफ तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा इन आईपीओस अगर ऐसे कोई आईपीओस आते हैं उनमें इन्वेस्ट करने का। जैसे इंडिया में आज की डेट में म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन से 2% है जीडीपी की। अगर ये यूएस की बात करें तो 13% 14% है। अगर ये बढ़ता है तो कौन बेनिफिशियरी होगा? कैम्स, म्यूचुअल फंड्स। वैसे ही अगर बात करें डीमैट अकाउंट्स की तो इंडिया में आज की डेट में 7 या 8% से ऊपर लोगों के डीमैट अकाउंट्स नहीं है। यूएस में 50% रेशियो है। सो अगेन अगर डीमैट अकाउंट ज्यादा खुलेंगे आगे जाके तो कौन बेनिफिशियरी होगा? सीडीएसएल। किसी के कोई डाउट्स या किसी को कोई पॉइंट यहाँ पे बोलना हो? आई थिंक आई कैन प्रोसीड। बाकी फाइनेंशियल रेशियोज की बात करें तो प्राइस टू इक्विटी रेशियो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, जो कंपनी के प्रॉफिट होते हैं पर शेयर और जो उसका प्राइस चल रहा होता है उसका एक रेशियो होता है, वो हमें कंपेयर करना होता है बाकी कंपनीज के साथ। जैसे हमने अभी बात की हैप्पीएस्ट माइंड्स की, वो 120 की पी पे आज ट्रेड कर रहा है, या जिस भी पी पे उसने मांगा हो हमें वो देखना होता है कि वो पी रीजनेबल है या नहीं। इंडस्ट्री एवरेज जो होती है वो उसके आसपास ना हो, क्योंकि वो कंपनी अभी लिस्ट हो रही है, द कंपनी डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ हिस्ट्री टू पोर्ट्रे कि मैं इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा लूंगा at the time of IPO, because there are already consistent compounders present in the market जो उस एवरेज में इंक्लूडेड है। तो कम से कम एवरेज से 10-20% कम होना चाहिए, मतलब इन माय व्यू, फॉर एन आईपीओ टू बी कॉल्ड डिसेंटली वैल्यूड, रीजनेबली वैल्यूड। तो पी रेशियो इस सेंस में देखना बहुत जरूरी है। और आजकल जैसे स्टार्टअप्स काफी लिस्ट हो रहे हैं, लिस्टेड स्पेस में आ रहे हैं काफी सारे टेक स्टार्टअप्स, तो इनके प्रॉफिट्स तो होते ही नहीं, तो प्रॉफिट्स अर्निंग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो तो मैटर ही नहीं करता। तो इस केस में प्राइस टू सेल्स रेशियो देखा जाता है। अब जैसे जोमेटो है, जोमेटो का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है प्राइस टू सेल्स कंपेयर करने के लिए, बट इनके ओवरसीज कॉम्पिटिटर्स जैसे मीतवान है चाइना में और डोडाश है यूएस में, वैसे हमें इनका प्राइस टू सेल्स रेशियो देखना जरूरी हो जाता है। डेट इक्विटी रेशियो, अब अगर आप बात करें एक कंपनी की सूजलॉन की, सूजलॉन मुझे अच्छे से याद है, लोग काफी मतलब ट्रिपल डिजिट के लेवल से उसको होल्ड करके रख रहे हैं, लेकिन और बोलते भी थे कि ये कंपनी बहुत ऊपर जाएगी, बहुत ऊपर जाएगी। बट अगर उसका उस टाइम जब वो बोलते थे बहुत ऊपर जाएगी, जब वो ट्रिपल डिजिट्स में होता था स्टॉक, आज पेनी स्टॉक है, शायद 9 रुपए के आसपास चल रहा है, 3 रुपए तक भी गया था। तो डेट इक्विटी रेशियो उस टाइम भी उस कंपनी का 3:1 था। 2:1 भी डेंजरस होता है और मतलब उसको ठीक है हेल्दी माना जाता है, बट
अगर 1:1, 1.3:1 है तो ठीक है, रीजनेबल है। इतना ज्यादा 3:1 कंपनी ओवर लेवरेज्ड है तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है अगर हम उसकी बात करें इन्वेस्ट ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। आगे बात करते हैं प्राइस टू बुक रेशियो की। तो जो शेयर होल्डर फंड्स होते हैं उसको डिवाइड करते हैं हम नंबर ऑफ शेयर से, तो हमें बुक वैल्यू पर शेयर आता है। अब बुक वैल्यू पर शेयर जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री में काफी चलती है, तो अगर कोई जैसे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक आया, उसमें अर्निंग्स इतनी मैटर नहीं करती, उसमें प्राइस टू बुक रेशियो ज्यादा चलता है उस इंडस्ट्री में, तो हमें प्राइस टू बुक रेशियो उस केस में देखना पड़ता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर कंपनी अपने पैसों पर, अपने जो उन्होंने पैसे एसेट्स लगाए हैं, जो इक्विटी उनकी है, अगर वो उस पर अच्छी रिटर्न नहीं कमा पा रहे एज कम्पेयर टू अदर पीयर्स, तो वो थोड़ा अनअट्रैक्टिव सा हो जाता है। और अगर वो ज्यादा अच्छा कमा रहे हैं अपनी इंडस्ट्री एवरेज पीयर्स से, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है। और आगे बात करते हैं पैट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ की। वैसे तो 2-3 साल का डेटा ही होता है कंपेयर करने के लिए, बट वो भी अच्छी होनी चाहिए और हमें देखना चाहिए कि कोई एबनॉर्मल एबनॉर्मल ग्रोथ ज्यादा हो तो हमें उसका देखना पड़ता है कि रीजन क्या है। अगर एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी कृष्णा डायग्नोस्टिक्स का आया था, तो उनका नॉन कोविड बिजनेस, मतलब आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत गिरा। उनका जो इतना ब्लास्ट आया, 50% का रेवेन्यू उनका पिछले 2 सालों में बढ़ा है, वो क्यों आया? क्योंकि कोविड की टेस्टिंग बहुत बढ़ गई थी। तो अब वैसे 50% नहीं है, कोविड खत्म हो जाएगा अगर, तो फिर ये 50% का मतलब ये रेवेन्यू तो सस्टेनेबल नहीं है ना। तो अगर हम सिंपली नंबर्स देख लें कि ओके रेवेन्यू इतना बढ़ रहा है, पैट इतना बढ़ रहा है, चलो सब्सक्राइब करते हैं, दैट इज नॉट द कंप्लीट वे। हमें ये भी देखना जरूरी है कि कंपनी में वो रेवेन्यू या वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्यों बढ़ रहा है। आगे बात करते हैं एसेट टर्नओवर रेशियो की। तो ये इसलिए देखना जरूरी है कि कंपनी के पास जितने एसेट्स हैं या जितना उन्होंने लोन लेकर एसेट्स खरीदे हैं, वो उस लोन पे कितनी टर्नओवर घुमा पाते हैं, ताकि वो उतनी जल्दी अपना लोन का इंटरेस्ट रीपे कर पाए। ये भी एक रीजन होता है। जो कंपनी लेवरेज नहीं होती या जिनके पास डेट नहीं होता, उनमें भी ये रेशियो देखना बहुत जरूरी होता है, ताकि इससे हमें एक तरीके से थोड़ा डेट साइकिल का भी पता चलता है, और इससे कंपनी की कहते हैं डेटर साइकिल का भी पता चलता है, क्रेडिटर साइकिल्स का भी पता चलता है। अच्छा, आगे बात करते हैं मैनेजमेंट एंड प्रमोटर एनालिसिस की। इसके पहले कोई भी अगर आपको इस पे क्वेश्चंस हो, प्लीज चैट बॉक्स में लिखते रहिए, वरना आगे बढ़ते हैं मैनेजमेंट एंड प्रमोटर एनालिसिस पे। तो जितने ज्यादा इयर्स का एक्सपीरियंस होता है उतना अच्छा होता है। अगर कोई 2-3 साल पुराना ही है और वो अब आईपीओ लाना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव होता है, या मतलब उसी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस होना भी बहुत जरूरी है। और इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जैसे 20-25 सालों का अगर किसी का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है उस आईपीओ में लगाना, क्योंकि मैनेजमेंट 20-25 साल से अगर उस धंधे को जानती है देन इट्स वेरी गुड। आगे हिस्ट्री ऑफ रीपेइंग डेट, अगर कंपनी पहले से ही डिफॉल्टर है तो तो मतलब फिर वो कैसे आपको रिटर्न कमा के देगी अगर वो बैंक का लोन ही पहले नहीं उतार पा रही। ऐसे बड़ी सारी कंपनीज आती हैं जो पिछले 5-7 सालों में हमने देखा कि इंसॉल्वेंसी में चली गई। वो आईपीओ बहुत महंगे महंगे प्राइसेस पे लाई थी, अब इंसॉल्वेंसी में तो नहीं गई, बट आपको रिलायंस पावर का एग्जांपल बड़ा अच्छा याद होगा। या फिर मैं अभी ये कहते हैं रिलायंस पावर छोड़िए, अभी मैं सुजलॉन की बात कर रहा था। सो इनकी हिस्ट्री ऑफ रिपेइंग डेट अगर नहीं अच्छी, अगर ये नहीं अपने पैसा कन्वर्ट कर पाते डेट पे, सो दैट इज अ रेड सिग्नल। आगे लिटिगेशन की बात करते हैं। अगर लिटिगेशन भी चल रही है कंपनी पे और मैं उसमें पैसा लगा दूं, प्रोमोटर अंदर हो जाए, तो शेयर वैसे ही 20% गिर जाता है। लेटेस्ट एग्जाम्पल बीइंग केआरबीएल, कितना वैल्यू स्टॉक उसे लोग बोलते हैं, लेकिन एक बार डायरेक्टर जेल के अंदर गया, वो और वैल्यू स्टॉक बन गया। जो 13-14 की पी पे एक राइस इंडस्ट्री का स्टॉक मिलता था, उसको लोग वैल्यू स्टॉक बोलते थे, वो 7.5-8 की पी पे आ गया, क्योंकि डायरेक्टर साहब जेल में चले गए थे। तो लिटिगेशन कंपनी के ऊपर ना हो, उनके ऊपर कुछ ऐसे केसेस ना चल रहे हो जिससे, मतलब ठीक है वो इनोसेंट भी हो सकते हैं, बट मैं एज एन इन्वेस्टर उसमें लगाऊंगा ही नहीं, क्योंकि अगर मुझे पता है मेरे को एग्जिट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो ये सीधा फिर मेरे पैसे 20-30-40-50-60% कैसे फिर नीचे जाते हैं वो हम सबको पता है। जैसे कि अगर आप अभी 2018 की बात है, ऑडिटर्स कैसे रिजाइन कर रहे थे, तो वक्रांगी, मनपसंद बेवरेजेस, इन सब शेयर का क्या हुआ हम सब जानते हैं। 550 के शेयर 30-30 रुपए पे आज की डेट में ट्रेड कर रहे हैं। प्रोफेशनल्स इन द मैनेजमेंट, अगर प्रोफेशनल्स हैं मैनेजमेंट में, सीएफओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आईएम ग्रेजुएट्स हैं, टॉप आईएम ग्रेजुएट्स हैं, बाहर से एमबीए करी हुई है, और उनका भी एक्सपीरियंस अगर अच्छा है, उन्होंने अगर पास्ट में जिन कंपनीज में काम करा है उसमें अच्छी रिटर्न्स डिलीवर करी है, उस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करा है, देन इट्स अ ग्रीन सिग्नल। नहीं है, अगर खानदान के ही बच्चों को बिठा रखा है जो 12वीं पास है, या
ग्रेजुएट हैं एकदम अनरिलेटेड फील्ड में, तो ये थोड़ा एक रेड सिग्नल होता है। आगे यूजेज ऑफ कैश फ्लोज टू डाइवर्सिफाई इनटू अदर बिजनेस सेगमेंट्स, ये भी बहुत जरूरी है। अगर आप एक बिजनेस सेगमेंट पे सालों साल अटके रह जाएंगे तो आप चेंज अडॉप्ट नहीं कर रहे, और अगर आप चेंज अडॉप्ट नहीं कर रहे तो आगे जाके मुश्किल हो जाता है कंपनी का। बाकी सेगमेंट्स अगर ग्रो नहीं करते तो कंपनी का गोइंग कंसर्न पे भी एक तरीके से थ्रेट आ जाता है। ऐसा नहीं है, हर इंडस्ट्री में नहीं होता, बट काफी इंडस्ट्रीज में ये देखा जाता है, और काफी कंपनीज इसके लिए R&D एक्सपेंडिचर भी करती है। तो एक R&D एक्सपेंडिचर भी बहुत जरूर इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है कंपनी देखने का, कि कंपनी रेगुलरली ग्रो करने में कितना इन्वेस्ट कर रही है। बाकी प्लेजिंग ऑफ शेयर्स, अब कंपनी को प्लेज, एक सेकेंड मैं एक सेकेंड लूंगा। तो अगर प्लेजिंग ऑफ शेयर्स की बात करें, प्लेज कब करने पड़ते हैं प्रोमोटर्स को अपने शेयर्स? जब कंपनी अपने दम पे पैसा ही नहीं उठा पाती। अगर कंपनी अपने दम पे पैसा बैंक से नहीं उठा पाती, तो कंपनी अगर नहीं उठा पा रही तो बैंक देख रहा है ना कि इसके पास कैश फ्लो जनरेट नहीं हो पाएंगे या नहीं हो रहे, काफी रिस्की एसेट है। उस केस में अगर प्रोमोटर्स को प्लेज करने पड़ रहे हैं शेयर की, भाई मेरे जो शेयर हैं ये ले लो, प्लेज कर रहा हूँ, नहीं पे कर पाई कंपनी लोन तो मेरे शेयर्स ले लेना। अब कंपनी के पास ही पैसे नहीं है, तो प्रोमोटर को लोन लेने के लिए प्लेज करने पड़ रहे हैं शेयर्स। बैंक को कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसमें इन्वेस्टर को इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है मुझे समझ नहीं आता। बट छोटा मोटा प्लेज हो तो कभी कभी, जैसे कई इंडस्ट्रीज में बैंक्स की पॉलिसी होती है, जैसे आज की डेट में रियल एस्टेट में है, तो फिर या रेस्टोरेंट्स में है, तो थोड़ा छोटा मोटा प्लेज है तो समझ आता है। बट इतनी 20% होल्डिंग या फिर इतनी ज्यादा अगर होल्डिंग होती है तो मतलब प्लेज होती है, तो फिर रिस्क की बात है, क्योंकि कंपनी पे मैनेजमेंट का कंट्रोल भी चला जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सीजी पावर और यस बैंक, इनकी काफी ज्यादा प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज थी, जो इन्वोक भी हुई आगे जाके। बाकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज की बात करते हैं, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स काफी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं तो एक रेड सिग्नल है, क्योंकि डायरेक्टर्स पे आजकल काफी स्ट्रिक्टनेस हो गई है कंपनीज एक्ट है। और अगर वो कंपनी में उनको पता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है या कुछ भी डाउटफुल चल रहा है, तो वो कंपनी में नहीं रहती। सो जितनी जल्दी इंडिपेंडेंस डायरेक्टर चयन होते हैं वो उतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है। बाकी CSR कंट्रीब्यूशन है, और डिफरेंट कमिटीज जैसे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, ऑडिट कमेटी है, अदर कमिटीज है, इनमें कितनी चर्निंग हो रही है, या फिर ये टाइमली डिपॉजिट CSR कंट्रीब्यूशन का हो रहा है नहीं हो रहा। और क्या कहते हैं, अगर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ने कोई इशू हाईलाइट करे या ऑडिट कमेटी ने कुछ इशू हाईलाइट करा है, वो अगर एड्रेस नहीं हो रहा है और काफी फ्रीक्वेंटली हो रहा है, तो अगेन ये काफी एक ज्यादा बड़ा रेड सिग्नल हो जाता है। आगे बात करते हैं शॉर्ट टर्म में सबसे ज्यादा जानने के लिए कि क्या इंपॉर्टेंट होता है। अगर शॉर्ट टर्म अगर हमें जानना है कि बेसिकली हमें इसमें IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो ग्रे मार्केट प्रीमियम से डिटरमिन होता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम मैं आसान शब्दों में बताना चाहता हूँ, ये कुछ इलीगल नहीं होता। ओके, वी हैव सम, ये कुछ इलीगल नहीं होता। सो बेसिकली एक होता है लीगल, एक होता है इलीगल, जो बीच में होता है वो होता है ग्रे, जिसमें कोई लॉज एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो अगर लॉज एंड रेगुलेशंस नहीं है तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे, बट ये लीगल भी नहीं है। तो बेसिकली ग्रे ग्रे का मतलब अभी मैंने समझाया। मार्केट प्रीमियम, ग्रे मार्केट प्रीमियम का मतलब ये है कि कंपनी लिस्ट नहीं हो रही, लेकिन उसके पहले क्या दाम चल रहा है IPO का मार्केट में। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई IPO में लॉट लगाया और कोई बड़े इन्वेस्टर मेरे को आके कहते हैं, मेरे जैसे हजारों को आके कहते हैं, कोई ब्रोकर, बड़े ब्रोकर मेरे जैसे हजारों को आके कहते हैं कि करण, अगर आपका IPO लग गया तो आप मुझसे 650 पे ले लेना। मतलब 650 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है किसी 1000 रुपए के शेयर पे, 500, 600, 200, 2000 के शेयर पे चल सकता है। वो डिपेंड करता है कंपनी कितनी अट्रैक्टिव और कितनी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आ रही है। सो अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम का जो आपको इंटरनेट पे काफी सारी वेबसाइट्स में मिल जाएगा, काफी सारे आर्टिकल्स भी इस पे छपते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, तो ये एक इंडिकेटर होता है। जो धुरंधर बैठे हैं मार्केट में ब्रोकर लोग, उनको पता है कि ये इतनी लिस्टिंग हो सकती, इतने प्राइस पे इसकी लिस्टिंग हो सकती है। सो अगर मेरी लग जाती है लिस्टिंग, तो मैं उनको वो शेयर्स दे दूंगा, और उसके बदले वो मुझे 350-400 रुपए जितने हैं, जितने का प्रीमियम है 650 रुपए का, वो मेरे को पर शेयर के हिसाब से दे देंगे। ये ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है।
और ग्रे मार्केट प्रीमियम ये डिटरमाइन करता है कि कितना कंपनी का प्राइस हो सकता है लिस्टिंग पे। तो जितना ज्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम उतना ज्यादा अच्छा। जैसे तत्व चिंतन में लगभग डबल था, 100% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम था, 95% उस पर लिस्टिंग गेन्स भी देखने को मिले। कोष्टक का मतलब क्या होता है? कोष्टक का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर मैंने एक लॉट लगाया 15,000 रुपए का, और मेरे को ऐसे कोई बड़े ब्रोकर आके कहते हैं लगे ना लगे तू 500 रुपए रख, जितने तेरे शेयर्स आए वो मेरे। दिस इज कोष्टक। तो कोष्टक का जितना प्राइस होता है उतना ज्यादा अच्छा होता है, उतना ज्यादा मतलब ये दिखाता है, दर्शाता है कि कंपनी कंपनी का जो लिस्टिंग प्राइस है वो कितना ज्यादा हो सकता है। सब्जेक्ट टू रेट या सब्जेक्ट टू सौदा ये होता है कि अगर आपका सौदा कटता है, यानी अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट मिलती है तो ही आपको मैं 1,500 रुपए दूंगा। तो वो कोष्टक से थोड़ा ज्यादा होता है, कोष्टक पे डिपेंड नहीं करता सौदा हो ना हो। लेकिन अगर 1,500 रुपए के आसपास अगर सब्जेक्ट टू रेट चल रहा है और वो ज्यादा चल रहा है, तो जितना ज्यादा चल रहा है वो उतना अच्छा दिखाता है। अब आगे बात करते हैं रिसेंट जो लिस्टिंग हुई और जो फाइनल ग्रे मार्केट प्रीमियम था उनके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो जोमेटो में जैसे 23 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम था, आखिरी में ये 7-8 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए बहुत ऊपर नीचे गया था। तभी मुझे थोड़ा अनअट्रैक्टिव लग रहा था, एक तो इसके वैल्यूएशन के चक्कर में भी, लेकिन आखिरी में एकदम 23 चला गया तो इट लुक लाइक अ बाय। और ये लिस्टिंग प्रीमियम हम सबको पता है इसने कितने जबरदस्त दिए हैं। और तत्व चिंतन की भी यही बात है, एक यही आईपीओ था जो ग्रे मार्केट प्रीमियम से थोड़े से कम में लिस्ट हुआ। अब थोड़ा कम है कितना भी है, लेकिन 100%, लगभग 100% गेन जिस पे भी इस कंपनी के जिसको अलॉटमेंट मिल गई उसने लगभग लगभग 15,000 रुपए कमा लिए। तो क्या बुराई है? लेकिन अगर आप बाकी सारे आईपीओ को देखें, इंडिया पेस्टिसाइड्स को छोड़ के सारे काफी अच्छे खासे ग्रे मार्केट प्रीमियम से भी ऊपर लिस्ट करते हैं। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ा सा डिस्काउंटेड ही होता है जनरली, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये बिलीफ होता है कि जो मतलब मुझ जैसे लोगों को जो पैसे दे रहे होते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के, उनको ये भी एक्सपेक्टेशन होती है, उनको पता होता है इनफैक्ट कि ये और ज्यादा प्राइसेस पे लिस्ट कर सकता है। और जो एग्जैक्टली आप ये अगर टेबल देखें जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो ये आपको दिख भी रहा होगा, जो फोर्थ टेबल है लेफ्ट से इसमें। बाकी आगे बात करते हैं मार्केट मूड इंडेक्स की। आपको टिकर टेप की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब मार्केट मूड इंडेक्स एग्जैक्टली क्या दिखाता है ये मैं बताना चाहता हूँ। सो बेसिकली अगर एक्सट्रीम फियर है तो मार्केट एक ओवरबॉट जोन में है। ओवरबॉट जोन मतलब जब बहुत ज्यादा सेलिंग हो रखी है, और अ, मतलब वहां पे एक तरीके से एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कंपनी के लिए, लोगों के लिए, कि आप खरीदिए। जैसे वॉरेन वॉरेन बफेट कहते हैं कि buy when everyone is selling and sell when everyone is buying. So buy when everyone is selling is the extreme fear zone. Fear zone थोड़ा उससे ऊपर है कि लोग ठीक है कम सेल एज कम्पेयर टू एक्सट्रीम fear zone, थोड़ा कम सेल कर रहे हैं, लेकिन सेल अभी भी कर रहे हैं, फियर है मार्केट में। और लोग थोड़ा ज्यादा बाय कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जोन। और ऐसे ये ऊपर बढ़ते 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 एक्सट्रीम ग्रीड आता है जो 100 का मैक्सिमम लेवल होता है और एक्सट्रीम फियर का 0 होता है। तो जब कोविड लॉकडाउन वगैरह हुआ था तब ये शायद एक्सट्रीम फियर के एकदम 2-3-4 पॉइंट्स का था, और आज की डेट में 54.8 चल रहा है। मैंने अभी स्क्रीनशॉट लेके इस प्रेजेंटेशन में लगाया था। सो ये मार्केट मूड इंडेक्स टिकर टेप की वेबसाइट पे होता है। इसमें का 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसमें इसकी डिस्कशन की भी गई है। एक तो ये है कि एफआईआई एक्टिविटी कितनी है, जितना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होता है इंडेक्स फ्यूचर्स पे एनएससी का, उतना ज्यादा मार्केट मूव इंडेक्स दिखता है। वॉलेटिलिटी एंड स्क्यू, जैसे इसमें लिखा है वॉलेटिलिटी इंडिया विक्स से डिटरमिन होती है। विक्स का मतलब बेसिकली वॉलेटिलिटी इंडेक्स ही होता है। तो जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है और वो 1 से डिटरमिन होती है, ये सारा आप जाके इनकी वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं। डिटेल में जाना इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई बिलीव। बाकी मोमेंटम, जैसे द डिफरेंस बिटवीन मूविंग एवरेजेस, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं देन यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। तो उसमें 90 डेज 30 डेज में कितना डिफरेंस होता है निफ्टी के, वो डिटरमाइन करता है। उससे ये मार्केट मूड इंडेक्स डिटरमिन होता है 1 घंटे का, सॉरी 100 के रेट पे। बाकी प्राइस स्ट्रेंथ की, मार्केट ब्रेड की बात करें तो ये एक तरीके से एडी रेशियो, एडी वॉल्यूम रेशियो होता है, उसके बेसिस पे बनता है। प्राइस स्ट्रेंथ की बात करें तो ये कैलकुलेशन जो होती है, ये 52 वीक्स लो हाई से कंपेयर करके देखते हैं। जितना ज्यादा लो होता है उतना ज्यादा एक्सट्रीम फियर की जोन में जाता है, जितना ज्यादा होता है
उतना ज्यादा 100% की तरफ जाता है। डिमांड फॉर गोल्ड, ये भी एक मेथड होता है, इसमें इसको कैलकुलेट करने का डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। तो टिकर टेप ने ये काफी अच्छा एक टूल निकाला हुआ है। इससे हम जब आईपीओ की अपनी रेटिंग देते हैं, एक इनफॉर्मल रेटिंग ये होती है, उसमें ये भी देखते हैं कि जितना ज्यादा अगर एक्सट्रीम ग्रीड की तरफ है तो मतलब एक आईपीओ जो कंपनी ला रही है वो अपनी चॉइस से लाती है, राइट। तो अगर वो अपनी चॉइस से लाती है, वो एक बुल मार्केट में अगर ला रही होती है आईपीओ, तो ये दिखाता है कि वो मार्केट कंडीशंस का फायदा उठा के अपना अपना उल्लू सीधा कर रही है। तो जितना ज्यादा अगर मार्केट ये ग्रीड वाली स्टेज में होती है, एक्सट्रीम ग्रीड वाली स्टेज में होती है, उतनी ज्यादा हम उस पे जो प्रोपोर्शनेट रेटिंग होते हैं वो कम कर देते हैं। अभी तक कोई अपने इनपुट्स देना चाहेगा? बिकॉज आधी प्रेजेंटेशन लगभग हो चुकी है, तो प्लीज किसी के अगर कोई इनपुट्स हो तो प्लीज दीजिए। राजदीप सर, भरत सर, सरांश सर। तो किसी को क्वेरी है तो प्लीज वो चैट बॉक्स में डाल दे, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज सर, प्लीज। सर और कोई है जिनके कोई कोई भी क्वेरीज हैं, या फिर आप प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं, कोई इनपुट्स देना चाहें अभी तक जो हमने डिस्कशन किया उस पर। चलिए कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। सो अगर आप ये चार्ट देख सकते हैं, तो मार्केट मूड इंडेक्स, ये ऊपर निफ्टी का ग्राफ है सारा। ये जितना निफ्टी नीचे गया है, ये देखिए आपके नीचे की तरफ जाता है। और जरूरी नहीं है कि निफ्टी अगर नीचे जा रहा है तो ये जो नीचे है मार्केट मूड इंडेक्स का ग्राफ चल रहा है, ये ब्लू जोन और जो रेड जोन आपको दिख रहा है, मैं इसका मतलब समझाता हूँ। इसका बेसिकली मतलब ये होता है, जब मार्केट मूड इंडेक्स ज्यादा होता है तो वो वो एक इंडिकेशन होती है कि मार्केट गिर सकती है। जैसे यहाँ पे थोड़ा कांस्टेंट कांस्टेंट था, अब जैसे ये आप यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे कोविड जब पैंडेमिक हुआ था, तो ये मार्केट मूड इंडेक्स कितना एक्सट्रीम फियर वाले जोन में चला गया था, जैसे हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया। तो ये दिखाता है कि एक इंडिकेटिव तरीका है बताने का कि दिस इज अ गुड टाइम टू बाय, बिकॉज market mood index is the kind of indicator which supports what Mr. Warren Buffett says, buy when everyone is selling. So exactly ये जब आपको green green नीचे दिख रहा होगा, ये जो green indicators हैं, this is an indicator that you should buy stocks now, buy good stocks right now. और जब ये ऊपर जा रहा होता है तो यहाँ पे बाइंग अवॉइड करी जा सकती है। मैं सेलिंग की बात नहीं कर रहा, बाइंग अवॉइड इस प्राइस इस टाइम पे की जा सकती है। सो अगर हमने ये जो स्क्रीनशॉट है ये एक हफ्ते दो हफ्ते पहले का है, देन इट रिफ्लेक्टेड कि वो टाइम अच्छा था मार्केट में इन्वेस्ट करने का, और 53,000 के आसपास थी, आज 56,000 क्रॉस भी कर गई थी। बाकी ये आप अगर देख सके तो मार्केट बॉटम्स आउट, मार्केट टॉप्स आउट, ये सारे इसमें एक्सट्रीम ग्रीड मतलब रेड जो हम डिस्कस कर रहे थे, एक्सट्रीम फियर जो भी अच्छा नहीं होता मार्केट के लिए, और बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है हम जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, वो अच्छा होता है। आगे फिर चलते हैं आईपीओ एप्लीकेशन के बेसिक्स पे। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपकी लॉट्स की समस्या है कि आप कितना मतलब क्या करना चाहिए ज्यादा अपनी एक तरीके से जिसे कहते हैं कि आपको अपनी अगर चांसेस बढ़ानी है अलॉटमेंट की, तो कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप 2 लाख से ऊपर नहीं लगा सकते। ये 13 के आसपास लॉट बनते हैं, और 2 लाख से ऊपर रिटेल इन्वेस्टर नहीं लगा सकते। HNI इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको 2 लाख से ऊपर ही लगाना होता है। और उसके बाद एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे LIC जैसी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, और म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, वो लगाते हैं। आगे सो अब मैं पहले तो ये आपको बेसिक्स बता दिए। और आईपीओ रिटेल में क्या होता है, ये किस्मत के बेसिस पे अगर ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, तो एक तरीके से इस पे आपकी किस्मत है, अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो फिर वैसे ही नहीं मिलता काफी सारे लोगों को, तो ये समझ लीजिएगा। बट HNI में क्या होता है, जैसे अगर कोई इशू HNI सेक्शन का 10 टाइम सब्सक्राइब्ड है, और आपने उसके 10 लॉट्स के लिए अप्लाई किया था, तो उस केस में आपको एक लॉट तो पक्का मिलेगा।
ये प्रोपोर्शनेट बेसिस होता है जहाँ पे, लेकिन अगर आपने 9 किए थे तो शायद आपको ना मिले। अब HNIs करते क्या है ये हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि इतना 100 200 और एक IPO तो अभी पीछे देखा था जो 400 गुना IPO, 400 500 गुना HNI सेक्शन में ओवर सब्सक्राइब हो गया था। अब अलॉटमेंट चांसेस इंप्रूव करने की अगर बात करें तो वो कैसे कर सकते हैं, तो मैं इसके बेसिक्स आपको एक बार बताना चाहूंगा। तो ये है कि एक पैन पर एक ही एप्लीकेशन हो सकती है। तो पैन पे जो आपके चल रहे हैं उन डीमैट अकाउंट से अगर आप लॉग इन करते हैं और अप्लाई करते हैं तो 3 ऑटो कैंसिल हो जाएंगी, एक ही चलती है। तो एक से ज्यादा बिल्कुल भी मत कीजिए। मेरे को कुछ एरर आ रहा है। एम आई ऑडिबल? सारांश सर, एम आई ऑडिबल? Yes. ओके। सो अब जैसे आप बैंड देखते हैं, जैसे जोमेटो का अगर मैं एग्जांपल लूं तो वो 72 से 76, थैंक्स दाऊ, ओके आई एम ऑडिबल, फाइन। सो अगर हम बात करें 72 से 76 के बीच में जोमेटो का लॉट साइज था। इसको बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। सो इसमें एक तरीके से बिडिंग करने का तरीका होता है कि अगर आपको कौन से प्राइस पे इस प्राइस बैंड के बीच में अप्लाई करना है, सो कभी भी 72 पे मत कीजिएगा, 72 पे, लोअर लोअर रेंज पे, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑलरेडी 76 पे करने को तैयार होते हैं। सो आपका नंबर कभी आ ही नहीं सकता। अगर आपको अलॉटमेंट मिलनी भी थी, आपको 2-4 रुपए बचाने के चक्कर में आप गवा दोगे पर्सन, आपको वो मिलेंगे ही नहीं। सो हमेशा अपर प्राइस बैंड पे हमेशा रिटेल कोटा में अप्लाई कीजिएगा और लास्ट आवर्स में मत कीजिएगा। इट इज एडवाइजेबल दैट आप लास्ट डे में 12 बजे से पहले कर लीजिए, कभी कभी उसमें एरर्स भी आते हैं। और वैसे क्लोजिंग टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन जनरली 3 बजे होता है, वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, बट 12 बजे आप कर देंगे तो आप सेफ रहेंगे। और HNIs और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 5 बजे होता है। UPI एप्लीकेशन एक तरीके से आपको मैंडेट आता है कि आपको कंफर्मेशन मिल गई है उसकी एप्लीकेशन की या नहीं, ये भी बहुत जरूरी है। और कुछ एक PSUs आपको अलाउ करते हैं 5 ये अब ये पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक पॉइंट है कि आप घर के सारे डीमैट अकाउंट से करिए, ऑफ कोर्स वो आपको पता ही है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आपके कोई दोस्त यार मित्र लोग हैं, मैं नहीं करता ऐसा, मैं आपको बता रहा हूँ बस, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल SBI है, अगर आपका SBI में अकाउंट है तो आप उसी अकाउंट से अपने फ्रेंड के अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे 5 आप डिफरेंट डीमैट अकाउंट्स में से लिंक कर सकते हैं अपना बैंक अकाउंट, और जो भी उससे बाय सेल होगा वो आपके बैंक से आप राउट कर सकते हैं। सो अगर आप SBI के थ्रू अपने 5 दोस्तों मित्रों के अकाउंट से अगर आप IPO लगाते हैं तो फिर उस केस में आपके अलॉटमेंट चांसेस आपके घर के 4 मेंबर्स के लगाने से भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक टैक्टिक है जो काफी सारे लोग मैंने देखा है मार्केट में यूज करते हैं, मैं नहीं करता। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ऐसे अलॉटमेंट बढ़ाई जा सकती है, अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाए जा सकते हैं। आगे HNI की बात करते हैं। तो HNI का मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, 2 लाख से ऊपर एक IPO में लगाते हैं। मेरे पर्सनली काफी सारे फ्रेंड्स 2 से 4 करोड़ भी लगाते हैं IPO में, और कितनी फटाफट गेन कमाते हैं मैंने आपने देख ही लिया कि किस तरीके से गेन्स होते हैं बुल मार्केट में। चाहे कोई सर पैर हो ना हो वैल्यूएशन का, चाहे कोई सर पैर हो ना हो कंपनी के फंडामेंटल्स का, बुल मार्केट में कहीं भी लगा दीजिए, लगभग कहीं भी लगा दीजिए, वो बढ़ ही जाता है। सो अगर किसी के पास इतना वाइट मनी स्पेयर पड़ा होता है तो वो यहाँ पे ऐसे लगा भी देते हैं। 7 to 12% से इसकी इंटरेस्ट कॉस्ट रेंज करती है। अब वो कैसे करते हैं, सिर्फ 2 से 4 करोड़ नहीं करते, फिर वो और कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। सो अगर आपकी बैंक आपको 1.5 से 2 गुना की लेवरेज अलाउ करता है, 5 से 7 गुना 10 गुना की लेवरेज अलाउ करता है, अब इसका मतलब समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आज की डेट में पड़े हैं, तो मैं अब इसका क्या करने वाला हूँ, मैं सिर्फ 1 करोड़ के IPO लॉट नहीं लगाऊंगा। मैं अब क्या करूंगा, मैं बैंक से बोलूंगा आप मुझे लेवरेज दीजिए, यानी जो मेरा 1 करोड़ का बैलेंस है इसके ऊपर मुझे थोड़े और पैसे दे दीजिए, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ और। तो मतलब आपकी लेवरेज एक तरीके से 2x हो गई। आपके पास अगर 1 करोड़ था तो आपके पास 2 करोड़ हो गए। तो बेसिकली HNIs ऐसे करते हैं क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में अगर 10 करोड़ 20 करोड़ जितने भी पड़े हैं उससे ज्यादा पैसे लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गेन्स तो मिल ही जाने अच्छे खासे, और अलॉटमेंट के चांसेस उनके प्रोपोर्शनेट होते हैं तो वो इंक्रीज करने होते हैं। तो
आगे हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि HNIs की कॉस्ट कैसे पड़ती है। जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि जितना ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन होगा उतनी ज्यादा रेशियो बढ़ जाता है इन द सेंस मिलने का रेशियो घट जाता है, बट सब्सक्रिप्शन का जो रेशियो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 118.5 कैम्स के केस में था, तो मेरी जो चांसेस है अलॉटमेंट की मुझे मिलने की वो 1:111.85 टाइम्स हो जाती है। तो मुझे कम से कम 111 लॉट्स में अप्लाई करना था अगर मुझे एक भी लॉट मिलना था। सो अब उस केस में क्या होता है, अगर मैंने इतनी ज्यादा अलॉटमेंट अगर ली है 111 लॉट्स के आसपास, अगर 15,000 है और लगभग मैं 100 गुना और ले रहा हूँ, तो मैंने कितने लॉट ले लिए, 15 लाख रुपए के लॉट्स ले लिए। तो मेरी कॉस्ट जो होती है वो 198 पर शेयर से बढ़ जाती है। कैसे? क्योंकि 7 दिन के लिए अमाउंट ब्लॉक्ड होता है, और अगर 7.5% बैंक लेवरेज पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो 7.5% होता है। सो 190 और 1230 रुपए का शेयर प्राइस ऑफ कोर्स, तो 198 के आसपास मेरी इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट एम्बेड हो गई पर शेयर। सो अनलेस एंड अनटिल 1428 रुपए से ऊपर अगर कैम्स नहीं लिस्ट होता, क्योंकि इनको जल्दी से लिक्विडेट भी करना होता है वरना इनकी कॉस्ट भी बढ़ती रहती है HNIs की। अनलेस एंड अनटिल अगर HNI की कॉस्ट से ऊपर, मतलब जो इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस सब्सक्रिप्शन प्राइस उनकी जो कॉस्ट आती है, अगर उससे ऊपर IPO लिस्ट नहीं होता तो HNIs लॉस में जाते हैं, जो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में हो, भले ही वो फंडामेंटली कितना भी अच्छा शेयर हो, वो सिर्फ 5-7% के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था। Okay, we have a question from Aditya, who's saying we see several IPOs listing at 100% premium to issue price. Does this mean that the company was undervalued in the book building process? Not at all. So we just discussed Aditya, पीछे हमने डिस्कस किया था जैसे तत्वा चिंतन है, it is trading at a PE of 96, वो 100% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ। Does it mean it was undervalued? No, 48 का PE तो फिर भी था। केमिकल इंडस्ट्रीज में से कितने सारे शेयर्स हैं 48 के PE पे काफी टाइम से पैसा कमाने के बाद भी ट्रेड नहीं करते। सो इट डजंट मीन, यहाँ पे मैथ्स लगाना शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, कोई बहुत बढ़िया चीज है वो 96 100 के पी पे तो भूल जाइए, वो शायद 20-30 के पी पे चल रही होती है, और जो कंपनी कल कल जुम्मा लिस्ट हुई है वो 100 के पी पे चल रही होती है। सो जरूरी नहीं है कि वो अंडर वैल्यूड हो, मार्केट उसे लिक्विडिटी के चक्कर में मैं कहूंगा ज्यादा वैल्यू कर रही है। सो आगे ये वैल्यूएशन सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मेरे पर्सनल व्यू ये है कि जो आज की डेट में मैं जितने IPO स्टडी कर चुका हूँ, अभी 20-30 जितने भी IPOs आए हैं और 20-30 आने वाले हैं वो भी स्टडी करूंगा। सो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, पास्ट परफॉर्मेंस देखते हुए, पोटेंशियल देखते हुए, मैनेजमेंट देखते हुए, मेरा पर्सनल जो ओपिनियन निकल के आता है 70 से 80% ऐसे IPOs आप 5 साल बाद देखेंगे जो अपने इश्यू प्राइस से भी कम पे ट्रेड कर रहे होंगे। अभी ही एक IPO आया था, लास्ट वीक की बात है, आई जस्ट कांट रिकॉल द नेम, केमप्लास्ट 4.5 रुपए पे उसकी न्यूज है 2017 की डीलिस्टिंग, और वो आज की डेट में 576 के आसपास पे लिस्ट हो रहा है। मैंने देखा यार कहीं कोई शेयर कंसोलिडेशन तो नहीं हो गई, कहीं उसकी फेस वैल्यू तो नहीं बढ़ा दी, कुछ भी नहीं, एकदम कुछ भी नहीं। मतलब 4 साल पहले प्रोमोटर 4.5 पे डीलिस्ट करा के आज 500 रुपए में आपको बेच रहे हैं। सो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये 100% पे भी हो जाए तो ये अंडर वैल्यूड था, इट वाज ऑलरेडी ओवर वैल्यूड, और ये उसके ऊपर भी 100% लिस्ट कर रहा है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि वो अंडर वैल्यूड था या ओवर वैल्यूड था, बट इन माय पर्सनल ओपिनियन ऐसा नहीं कह सकते। सो लिस्टिंग डे की अगर हम बात करें कैम्स की, तो 1428 के आसपास HNI की कॉस्ट आई थी। लिस्टिंग प्राइस 1508 था। सो सुबह उठते ही 9 बजे, 9:15 बजे, 10 बजे जब भी लिस्टिंग हुई होगी इसकी, तब अगर किसी ने बेच दिया होगा तो वो तो मुनाफे में निकल गया होगा, और थोड़ा वेट करा होता 1550 में तो निकल गए होते प्रॉफिट में। लेकिन अगर थोड़ा और वेट कर लिया होता तो वो पक्का लॉस में जाते, क्योंकि डे लो प्राइस 1306 का था और 1401 का क्लोजिंग प्राइस था इस शेयर का। आज हम जितना भी देख रहे हैं बहुत अच्छा है, बट HNI ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनको अपनी जो लेवरेज होती है वो क्लियर भी करनी होती है। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए जरूरी नहीं है कि रुकते हैं। सो बस सार ये है कि भले ही 1230 से ऊपर कितना भी लिस्ट हो, अनलेस एंड अनटिल वो मेरी कॉस्ट से अगर ऊपर नहीं लिस्ट होता तो फिर फायदा नहीं, मतलब एज एन HNI। और इसका 7.5% के आसपास इंटरेस्ट रेट होता है। सो जितनी ज्यादा HNI ओवर सब्सक्रिप्शन होती है उतनी ही ज्यादा आपकी कॉस्ट पर शेयर बढ़ जाती है। ओके, वी हैव समवन एल्स। ओके, यू आर वेलकम। अभी इसमें किसी की कोई डाउट्स या क्वेरीज प्लीज लिखिए चैट बॉक्स में।
या किसी के कोई इनपुट्स, प्लीज मोस्ट वेलकम। आंसर राजदीप सर, भरत सर, आपके कोई इनपुट्स? Okay, I think we can proceed then. So pre-open market डिस्कस करते हैं कि लिस्टिंग जब होती है। अच्छा, we have another question in the chat box. Definitely. So Chandra Mohanji is asking. Okay, sure, sir. I'll share the PPT and recording will be shared by the branch. I'll definitely share the PPT with you. So अगर हम बात करें लिस्टिंग डे की होता क्या है, तो प्री ओपन ऑर्डर्स जो डलते हैं, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी था जोमेटो का, उसमें काफी सारे बाइंग ऑर्डर्स डले हुए थे और जिस भी प्राइस पे थे, खैर जो भी हम उसकी बात करें दैट डजंट मैटर, बट 9 से 9:44 के बीच में वो ऑर्डर्स डल रहे होते हैं। वो 9 बजे जैसे मार्केट खुल जाती है, 9:15 बजे ट्रेड ओपन हो जाते हैं, तो वो आईपीओ के दिन नहीं होते वो। अगर आप सीएनबीसी आवाज या फिर जी बिजनेस देखते हैं तो उस दिन एक बेल रिंग करने की सेरेमनी होती है, कंपनी जिस दिन लिस्ट हो रही होती है, आप देखा करेंगे सेंसेक्स में होती है, तो वो 10 बजे के आसपास ट्रेडिंग स्टार्ट होती है उस शेयर में, तो वो 10 बजे जाके लिस्ट होता है। और इक्विलिब्रियम प्राइस डिस्कवरी जो हम पीछे बात कर रहे थे कि 116 पे जोमेटो लिस्ट हुआ, जबकि उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जितना भी था और 76 उसका इशू प्राइस था। सो ये जो प्राइस डिस्कवरी होती है कि कितने पे लोग अलॉट कर रहे हैं, कितने पे बेचना चाहते हैं, सारी डिस्कवरी 45 मिनट्स में हो जाती है। सो 9:45 पे ये डिस्कवरी हो जाती है। इस तो आपको फिर न्यूज दिखी होगी 9:45 पे जोमेटो लिस्ट एट 65% प्रीमियम एट 116 और 111 जितना भी था उस पे लिस्ट हुआ। सो ये 9:45 तक न्यूज आ जाती है और 10 बजे खरीद बेच जो शुरू करनी होती है हो जाती है। अब सर्किट की बात करें, सो ऐसा नहीं होता कि कंपनी उस दिन 200% 400% बढ़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स अगर इक्विलिब्रियम प्राइस जितना आता है उसके ऊपर हो, वो हम बात करते हैं कि ऊपर नीचे इक्विलिब्रियम प्राइस के कितना हो सकता है। सो अगर कंपनी की मार्केट कैप पोस्ट लिस्टिंग 250 करोड़ के ऊपर है तो उसमें सर्किट 20% का होता है। तो अगर जोमेटो, जैसे हमें पता है कि 250 करोड़ से ऊपर की थी, ओके वी हैव अनदर क्वेश्चन। Okay, Saransh sir is saying, okay, yes, you can go to the YouTube channel for recordings. So, yeah, talking about Zomato, तो उनका जैसे मार्केट कैप 250 करोड़ से ऊपर का था। सो उस केस में क्या था उस दिन, अगर आपने नोटिस भी किया होगा तो 116 से 20% ऊपर लगभग 139 140 रुपीज के आसपास जाता है, वहां पे जाके ट्रेडिंग रुक गई और वहां तक गया था शेयर 116 के बाद भी। उसके बाद वो नीचे गिरता गिरता 126 130 के आसपास आया था। सो वो 140 के ऊपर जा ही नहीं सकता, बिकॉज वहां पे भी सर्किट होता है लिस्टिंग डे पे भी। हाँ, बट इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई सर्किट नहीं होता, वहां पे कितना भी ऊपर जा सकता है। सो उसमें इंट्राडे अलाउड होता है कि आप उसी दिन, जैसे अगर 20% चला जाए, ये मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, बट अगर 20% चला जाए तो जनरली केसेस में देखा जाता है कि वो नीचे भी जाता है। क्योंकि वो 20% से ऊपर तो पक्का नहीं बढ़ सकता। अगर आपने उसी प्राइस पर उसको शॉर्ट कर दिया हो तो वो उस प्राइस से नीचे तो जाएगा ही जाएगा। तो एक तरीके से ये एक आर्बिट्राज आर्बिट्राज तो नहीं कह सकते, बट एक तरीके से काफी लाइकली मौका होता है पैसा कमाने का, क्योंकि अगर 140 पे चला गया, वो 130 पे अगर बंद हुआ है, तो आपने जितने भी शेयर्स खरीदे उस पर 10 रुपए आपने कमा लिए। एक तरीका होता है, बट जरूरी नहीं है। अगर अच्छा शेयर है या उसकी डिमांड ज्यादा आ रही है तो वो 140 का अगर 140 तक उसका सर्किट है तो वो 140 पे पर अटका रह जाता है और आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता, वो फिर आपको डिलीवरी लेनी पड़ती है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें होती हैं। सो वो चीज मत कीजिएगा हर केस में, बट काफी केसेस में ऐसा होता है। आगे बात करते हैं, अगर जिनकी 250 करोड़ तक की नेटवर्थ होती है उनमें 5% का सर्किट होता है, जो मैंने एक्सप्लेन किया इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर नीचे वो होता है, और उसमें इंट्राडे अलाउड नहीं होता। आगे प्री ओपन मार्केट की जैसे बात करते हैं, सो इसमें लिमिट ऑर्डर्स और मार्केट ऑर्डर्स नहीं होते, इसमें सिर्फ लिमिट ऑर्डर्स होते हैं, मार्केट ऑर्डर्स नहीं होते। मार्केट ऑर्डर्स हो भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी है ही नहीं। तो लिमिट आप अपने हिसाब से सेट कीजिए और सारे जो ऑर्डर्स होते हैं उनके बेसिस पे
945 तक हो सकता है। अब सर्किट फिल्टर की बात करें तो इसमें भी सर्किट होता है अगेन इक्विलिब्रियम प्राइस में, जो हम पहले बात कर रहे थे। एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा था 100-200, बट जस्ट कमिंग बैक टू व्हाट सेबी रूल्स आर, 75% जो प्राइस होता है उसके 75% ऊपर आ जाता है और 25% उसको उस रेंज में ब्रैकेट में उसको फॉल करना होता है। आगे बात करते हैं एक्सचेंज की। ये एक तरीके से इंडिकेटिव प्राइस दिखाता है जो कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहते हैं ऊपर नीचे प्री ओपन मार्केट में। और अगर कोई प्राइस कॉन्टिन्यूसली अपर सर्किट लोअर सर्किट हिट कर रहा होता है तो उस केस में उसका 10% की सर्किट रिवाइज कर दी जाती है। जैसे अभी तत्वा चिंतन के केस में रिवाइज नहीं किया गया था क्योंकि उसमें डिमांड 940 के बाद आई थी और तभी वो ड्रे मार्केट प्रीमियम से कम पे लिस्ट हुआ था। इसी के कोई क्वेश्चंस? Okay, I think we can proceed. टेक आईपीओस मेरा पर्सनली फेवरेट टॉपिक, इस पे आगे बात करते हैं। पहले तो मैं आपको प्राइस टू सेल्स रेशियो बता देता हूँ होता क्या है। हमने पहले भी डिस्कस किया था एक तरीके से। जैसे अगर हम जोमेटो की बात करें तो उनकी सेल्स जो उनको कमीशन मिलती है वो 2000 करोड़ के आसपास थी एज ऑन फाइनेंशियल ईयर 21 एंडिंग 31 मार्च 2021 एंडिंग। वो कंपनी जिस प्राइस पे लिस्ट करना चाहती थी वो प्राइस पर शेयर अभी छोड़ दीजिए, लेकिन वो जिस वैल्यूएशन पे लिस्ट करना चाहती थी वो थी 60,000 करोड़। अब 60,000 करोड़ डिवाइड बाय 2000 करोड़ यानी कि जो उसकी सेल्स है दैट कम्स आउट टू अराउंड 30x। सो इस केस में हम प्राइस टू सेल्स रेशियो बोल सकते हैं कंपनी का 30x था। सो दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ प्राइस टू सेल्स रेशियो। अब ये टेक स्टार्टअप्स में इसलिए यूज होता है क्योंकि ये कंपनीज लॉस मेकिंग होती है जनरली। लॉस मेकिंग क्यों होती है? क्योंकि इनको फटाफट से मार्केट एक्वायर करनी पड़ती है, वरना इनका कोई ना कोई बड़ा प्लेयर आइडिया लेकर खुद इम्प्लीमेंट कर लेगा। तभी ये इतनी फंडिंग उठाती हैं, तभी ये इतना मार्केटिंग एक्सपेंडिचर करती हैं, क्योंकि इनको उम्मीद होती है इन कंपनीज को और इनके इन्वेस्टर्स को भी कि ये आगे जाकर बहुत अच्छा कर सकती हैं। इसलिए शुरू में लॉस मेकिंग होती है। इसमें अर्निंग्स रेशियो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो इसलिए इसमें प्राइस टू सेल्स रेशियो देखनी पड़ती है कि इनके कॉम्पिटिटर्स की क्या है। अब जैसे अगर हम जोमेटो की बात करें तो इसका मार्केट प्राइस आज की डेट में 135 के आसपास चल रहा है। वैल्यूएशन $14 बिलियन के आसपास है, विच इज अराउंड 1,07,000 करोड़। और इसका प्राइस टू सेल्स की अगर हम बात करें तो वो 53x है ऐसे प्राइस पे। जबकि मीतवान जो एक तरीके से ओयो और जोमेटो का कॉम्बिनेशन है चाइना में, उसकी प्राइस टू सेल्स 12x के आसपास है। और डोरडैश जो यूएस में लिस्टेड है उसका प्राइस टू सेल्स रेशियो 17x है। तो जब लिस्टिंग पे 30x था तभी मुझे ज्यादा लग रहा था क्योंकि चाइनीज मार्केट और यूएस मार्केट ऑलरेडी काफी मेच्योर्ड है और 30x की वैल्यूएशन डिमांड करना इज इन इटसेल्फ स्लाइटली अनरीजनेबल। वो कंपनी ने क्या जस्टिफिकेशन दी हम अगली स्लाइड में बात करने वाले हैं उसकी। तो मुझे तो ये लिस्टिंग प्राइस पे काफी ज्यादा अनरीजनेबल लग रहा था, बट अनरीजनेबल छोड़िए तो 53x हो गया 30x है। दिस वाज अबाउट जोमेटो। आगे इस पे काफी डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब ये कार ट्रेड टेक भी आया। कार ट्रेड टेक वो कंपनी है, आपने पक्का इसकी वेबसाइट्स कभी ना कभी जीवन में देखी होंगी, भले ही कम लग्जरी कार्स के प्राइसेस देखने के लिए या किसी चीज के लिए। अगर आपको कार वाले .com याद है या बाइक वाले .com याद है, ये कंपनी कार ट्रेड टेक .com, इस पे स्लाइडर नहीं है, मैं बता रहा हूँ बस। इनका भी जो ईवी बाय एबिटा रेशियो था, इस कंपनी में ये भी देखना जरूरी होता है ईवी बाय एबिटा रेशियो। और प्राइस टू सेल्स रेशियो जो उनका था वो इंडिया में अगेन कोई कंपेरेबल नहीं है। कंपनी डेफिनेटली प्रॉफिटेबल है और ठीक है काफी अच्छी कंपनी भी है। इसके कॉम्पिटिटर्स काफी ज्यादा गए हैं, Cars24। बट अगर हम अगेन प्राइस टू सेल्स वगैरह की बात करें तो 2 से 4 के बीच में एक यूएस में कंपनी है, उनका लिस्टेड कंपनी है जो सिमिलर स्पेस में है, सेकेंड हैंड कार्स में डील करती है। उनका 2 से 4 के बीच में प्राइस टू सेल्स रेशियो है और आप गेस करिए इसका कितना होगा। 4x, 5x, 7x, 10x, 36x। 36x पे जाके ये कंपनी लिस्ट हुई है कार ट्रेड टेक।
तो वही है, मतलब थोड़ा सा अनरीजनेबल हो जाती है वैल्यूएशन जो आज की डेट में कंपनीज कमांड कर रही है। अगेन अगर मोबीक्विक की बात करें तो इनकी अनलिस्टेड वैल्यूएशन आज की डेट में, क्योंकि लिस्टेड अभी नहीं है बट इनका डीआरएच भी जा चुका है और ये लिस्ट होंगी भी आगे जाके। सो इनकी अनलिस्टेड वैल्यूएशन 0.9 बिलियन के आसपास है, विच इज अराउंड 6,700 करोड़। और आज की डेट में इनकी जो सेल्स है वो 0.04 बिलियन है। तो प्रेजेंट डे प्राइस टू सेल्स इनका 22x है, और प्रपोज्ड इनकी क्योंकि लिस्टिंग ये $1 बिलियन यानी 7500 करोड़ में चाहते हैं, तो इनका प्रपोज प्राइस टू सेल्स 25x है, जो पेटीएम 58 to 71x कमांड कर रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें पेटीएम की जगह मोबीक्विक में लगाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप मोबीक्विक आप बताइए, मैं 2015 में तो जरूर यूज करता था, मैंने एक दो बार फोन रिचार्ज कराया होगा, किसी दुकान पे भी यूज किया होगा जब पेटीएम हर दुकान पे नहीं होता था। बट क्या आप आज की डेट में मोबीक्विक यूज करते हैं? इसकी ट्रांजैक्शन कौन करता है? मैंने नहीं देखा, तभी ये इतनी इसकी कम वैल्यूएशन है। और आप पेटीएम की वैल्यूएशन देखिए, ठीक है इसके बिजनेस मॉडल पे आगे बाद में बात करते हैं, बट इसकी प्रपोज वैल्यूएशन की बात की जाए तो 25 to 30 बिलियन डॉलर है, जहां पे दोनों ने एक साथ शुरू किया था। आज की डेट में देखिए कहाँ वो पहुंच गया और ये कहाँ पे है। तो अगर इसकी प्रपोज वैल्यूएशन भले ही सस्ती है पेटीएम से, बट इट डजंट मेक इट अ गुड प्रोपोजिशन, बिकॉज आगे जाके कंपनी क्या कर पाती है वही डाउटफुल है काफी। और पेटीएम की बात करें तो क्योंकि अगर मोबीक्विक की इतनी बुराई कर दी, मेरे पर्सनल ओपिनियन में, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है डेफिनेटली, बट मेरे पर्सनल ओपिनियन में अगर मैंने मोबीक्विक की इतनी बुराई कर दी है तो क्या फिर पेटीएम अट्रैक्टिव हो जाता है? तो उसका भी आंसर मेरी पर्सनल व्यू में नहीं है, बिकॉज काफी ज्यादा कंपनी के लॉसेज हैं, और पता नहीं इंडियन मार्केट्स इसको लॉन्ग टर्म में कैसे डिस्काउंट करेंगी। और ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी हम अगर जोमेटो की बात करें तो उनकी सेल्स तो काफी बड़ी थी अभी जो लास्ट उनकी क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं, बट उनके लॉसेस काफी एक्सपैंड हुए थे। तब भी कंपनी का शेयर 10% से ऊपर गया था, 10% बढ़ा था उस दिन भी। सो हम ये नहीं कह सकते कि ट्रेडिशनल वे में ही मार्केट स्टार्टअप्स को आगे जाके वैल्यू करेंगी, बट कंपनी ने अपने ही रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कहा है वी माइट नेवर बी एबल टू कम इनटू प्रॉफिट्स। सो दैट इज अगेन अ वेरी big red signal for me. So I will personally avoid the Paytm for long term personally, given the present day facts. डेफिनेटली आगे जाके देखना बहुत जरूरी है, और इसी के लिए हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप्स भी बना रखे हैं कि जितने भी टेक स्टार्टअप्स लिस्ट होने वाले हैं उनकी आगे जाके क्या परफॉर्मेंसेस रहती हैं, वो किस प्राइस पे लिस्ट होना चाहती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि सेंसेक्स आप देखिए, अगर पेटीएम आ जाता है तो उसकी डायरेक्ट एंट्री होगी सेंसेक्स में, जोमेटो 1 लाख करोड़ से ऊपर है वो उसकी निफ्टी निफ्टी में एंट्री हो चुकी है। सो निफ्टी सेंसेक्स ऐसी मतलब इंडेक्सेस जो है इसमें जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं ये वाइप आउट हो जाएंगी, और ऐसी 15-16 कंपनी सेंसेक्स में ही होंगी, 30 में से 15-16 नहीं तो कंजर्वेटिव एस्टिमेट में बोलूं तो 7 से 10 तो पक्का पक्का होंगी 2025 में। तो अगर इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूएशन पे ये टेक स्टार्टअप्स पहुंचने वाले हैं तो इनको डेफिनेटली एनालाइज करना बहुत जरूरी है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि इनमें इन्वेस्टेड रहे या नहीं। वरना सन 2000 में हमने डॉट कॉम बबल भी देखा हुआ है, जब प्राइसेस सिर्फ 5% रह गए थे उन प्राइसेस के जिस पे वो कंपनीज ट्रेड किया करती थी, जिनके 52 वीक हाई उतने हुआ करते थे। सो बेसिकली अगर कोई स्टॉक 100 का था वो 5 का रह गया था, और वो शायद अब गिरता गिरता शायद अब बचा ही नहीं होगा, इंसॉल्वेंसी में कंपनी चली गई होगी, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें। सो वी नीड टू बी केयरफुल, बट वी कांट अवॉइड इट एज वेल. So it is very important to analyze these companies in the tech startup. I'll share the link with you towards the end of the session. But it is of utmost importance for us to analyze its future information also. So just concluding the slide also, तो एक बार यही बात करना चाहेंगे, आज की डेट में कंपनी की $24 बिलियन के आसपास की अनलिस्टेड वैल्यूएशन है। जो मार्केट में इनका 30,000 का शेयर चलता था वो 3,000 का क्योंकि स्प्लिट हो गया है, और 11,000 का था कुछ टाइम पहले तक। तो जैसे ही आईपीओ की न्यूज आई और ये कितना ब्लास्ट हो गया हम सभी जानते हैं। और इस कंपनी में एस इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, जो शायद एग्जिट करें, अभी डिटेल्स नहीं है आउट। वॉरेन बफेट, नॉट एग्जैक्टली वॉरेन बफेट, बट उनकी कंपनी बर्कशायर हाथवे ने किया है, सो ही मेक्स इन्वेस्टमेंट्स थ्रू दैट कंपनी ओनली। आगे प्रेजेंट डे प्राइस टू सेल्स की बात करें तो 56x है, और प्रपोज्ड वैल्यूएशन 25 से 30 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 2,10,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन पे लिस्ट होगा स्टॉक। 2,10,000 से 2,25,000 की
वैल्यूएशन पे स्टॉक लिस्ट होगा और प्रोपोज्ड प्राइस टू सेल्स 58 से 71x के आसपास रहेगा इसका। प्राइस टू सेल्स रेशियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आगे हम जोमेटो पे एक बार डिस्कस करना चाहेंगे। उसके पहले प्लीज मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा टेक स्टार्टअप्स पे। अभी जो भी हमने डिस्कशन की है, किसी के कोई कॉन्ट्रेरी व्यू भी हो तो डेफिनेटली वी कैन डिस्कस, बट प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, व्यूज, एनीथिंग। I think there was query of Ishan Garg. आई कांट सी इट, मेरे को दिख नहीं रही है। Ishan bhai, you can unmute yourself. हाय ईशान, हाउ आर यू? Ishanshi, we can't hear you. Or is it only me who can't hear him? Okay, the query is written here. How does the equilibrium price determine? How is the equilibrium price determined? So, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट की भी बात करें, इसमें काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, बट मैं एकदम सिंपल से तरीके में समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप स्टॉक मार्केट की भी बात करें तो कौन से प्राइस पे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है? वो होता है जो बाइंग प्राइस जो सबसे कम दे, जो सबसे ज्यादा दे, और सेलिंग प्राइस जो सबसे कम दे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेलर हूँ और मैंने कोई 100 रुपए का शेयर ओन करता हूँ जिसका प्रेजेंट मार्केट डे रेट 100 रुपए का है फॉर एग्जाम्पल, और मैं चाहता हूँ कि वो मैं उसको कहीं 101 पे बेचूं, लेकिन खरीदने वाला कहता है मैं 99 पे लूँ। तो अगर आप देखेंगे इस तरफ बाय ऑर्डर 99 का लगा होगा और सेल ऑर्डर 101 का लगा होगा। सो अगर मैं इम्पेशेंट हूँ तो मैं उसको कहीं ना कहीं 99 पे ले जाके बेच दूंगा, वहां पे मार्केट प्राइस 99 का रहता है। लेकिन अगर कोई बायर है, वो इम्पेशेंट है और उसको लगता है कि नहीं नहीं यार 101 पे भी ले लेता हूँ, मिल तो रहे हैं ना, तो मैं फटाफट से 101 पे ले लेता हूँ, तो मार्केट प्राइस वहां पे 101 हो जाता है, राइट? वैसे ही जिनको मिला होता है, या जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल जिनको नहीं भी मिले होते लॉट्स, वो ग्रे मार्केट प्रीमियम से एक तरीके से सेंस लगाते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस कितना हो सकता है, उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। मतलब उससे थोड़ी सी ऊपर की बिडिंग कर लेता हूँ। अगर जोमेटो की बात करें तो 76 का प्राइस था, 23 का ग्रे मार्केट प्रीमियम था, तो 99 के आसपास उसका प्राइस आ गया। तो लोगों को लगा होगा कि नहीं नहीं इतने पे तो नहीं, इससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए, तो लोगों ने 116 पे डालना शुरू किया। वहां पे जाके ट्रेड्स मैक्सिमम एग्जीक्यूट होने लग गए, ऊपर भी होगा कुछ नीचे भी होगा। सो वहां पे जाके एक तरीके से इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होता है। सो आई होप I could make some sense, or if you have any further questions on this concept. एंड यस, ये सब 9 से 9:45 के बीच में रहता है। ट्रेडिंग 10 AM स्टार्ट होती है, 9:45 पे इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड हो जाता है। ईशान, डू यू हैव एनी फॉलो अप क्वेरी ऑन दिस, और कुड आई मेक इट क्लियर? सर लग रहा है कोई और क्वेरी नहीं है मेंबर्स की, कंक्लूड करें सर? हाँ हाँ, आगे 2 और स्लाइड्स हैं, आगे भी चल सकते हैं। या सेशन का टाइम हो गया? आई थॉट 7 बजे तक था। राजदीप जी, सारांशी, टाइम है ना अभी हमारे पास? आदेश जी आगे कोई ना, क्या बोल रहे हैं सर? प्लीज रिपीट। टाइम है ना अभी हमारे पास थोड़ा सा? टाइम है कनन जी, आप बताइए। हाँ है सर, टाइम है 7 बजे अच्छा, तक आई थॉट कंक्लूड की बात कर रहे थे तो मुझे लगा है कि ज्यादा देर ले गया क्या मैं। ओके, सो अभी एक क्वेश्चन है आदित्य जी का।
He's saying the current rally in stock market is partly attributed to excess liquidity in the system. Do you think that large-sized IPOs like Paytm and LIC can suck out the liquidity? अगर काफी इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन पूछा, वेरी गुड क्वेश्चन. मैं आगे इसका आंसर भी देना चाहता हूँ. जैसे 2007 की हम बात करें तो ये 2008 की बात करें तो मैं अभी उस फेज में नहीं गया जब लेमन ब्रदर्स का कोलैप्स आया था. उन्होंने इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर की थी और फिर ग्लोबल सेल ऑफ हुआ था. उसके पहले भी इंडियन मार्केट्स में क्या हुआ था, रिलायंस पावर का आईपीओ आया था, तो था लगभग 11,000 करोड़ के आसपास का. उसमें 75 टाइम्स वो उस टाइम सब्सक्राइब हुआ था. अब लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा? लेवरेज चलो एक चीज ठीक है, मिलता हमने HNI में डिस्कस किया. बट अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं से अपनी होल्डिंग बेचकर ही ज्यादा लगाएगा ना, अगर कोई इतना इंटरेस्टिंग आईपीओ आ रहा है. जैसे LIC की हाइप है, पेटीएम की हाइप हो सकती है, तो अगर ये भी इतने टाइम सब्सक्राइब हो जाए तो मार्केट में उस टाइम 27% गिरी थी एक हफ्ते के अंदर जब रिलायंस पावर का आईपीओ आया था. तो इतनी मार्केट अब भी गिर सकती है, ये कहना गलत होगा. क्यों? क्योंकि पहली बात तो लिक्विडिटी थोड़ी बढ़ गई है. और जैसे हम उसकी बात करते हैं, अभी हमने जैसे लेवरेज की बात करी, सो HNIs को जैसे लेवरेज है वो थोड़ी ज्यादा मिलने लग गई है. लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, थोड़ी ज्यादा. उस रीजन से भी मतलब हम ये नहीं कह सकते 11,000 करोड़ का कोई आईपीओ अगर 75 टाइम सब्सक्राइब होता है तो वो उतना ही सेलिंग प्रेशर ला सकता है. तो ये नहीं है. अगर हम पेटीएम की बात करें तो उसका 16,000 करोड़ के आसपास का होगा. I can hear myself back. Can everyone else please mute? Okay, thank you. I think it's perfect now. So अगर हम बात करते हैं, उस टाइम मार्केट कैप लगभग 100 लाख करोड़ के आसपास की थी और आज की डेट में 100 लाख करोड़ भी नहीं थी, 92 समथिंग थी. और आज की डेट में 232 लाख करोड़ से भी ऊपर हो चुकी है. 232 लाख करोड़ मुझे 53,000 लेवल्स की याद है. सो लगभग 15 लाख करोड़ और बढ़ गई होगी, तो 250 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है आज की डेट में, आप कह सकते हैं. सो उस टाइम 27% गिरना आज के 27 टाइम्स तो बिल्कुल भी नहीं है. 1/3 तो आप यहीं पर निकाल लीजिए. और उसके बाद लिक्विडिटी भी बढ़ गई है. सो इफ आई टॉक अबाउट पेटीएम ओनली देन इट इज नॉट द राइट वे टू से कि इससे सेल ऑफ आ सकता है और लिक्विडिटी सक आउट हो सकती है. कुछ एक्सटेंट तक डेफिनेटली होगी. इतना बड़ा आईपीओ आता है, इसका क्रेज अगर 75x 80x जैसा जाता है तो डेफिनेटली हो सकता है. बट अगर हमने जोमेटो में भी देखा तो 40x तक सब्सक्राइब हुआ था, उतना ज्यादा फिर भी नहीं हुआ था. और वो कितना छोटा आईपीओ था एज कम्पेयर टू जो पेटीएम और LIC बात करें. बाकी अगर बात करें LIC की, तो अब क्या होता है, एक रूल है मार्केट का. ये मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे छेड़ रहा हूँ. मार्केट का एक रूल है कि प्रोमोटर 75% से ऊपर होल्ड नहीं कर सकता. सो LIC की वैल्यूएशन 20 लाख करोड़ के आसपास है. देश की लगभग सबसे बड़ी कंपनी है बात करें तो. और वो सिर्फ 1 लाख करोड़, अगर 20 लाख करोड़ नहीं भी है तो 12 लाख 13 लाख 14 लाख करोड़ की वैल्यूएशन में तो पक्का लिस्ट करेंगे, विच मेक्स इट ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू रिलायंस इंडस्ट्रीज. सो ये देश की टॉप 1 to लिस्टेड कंपनीज में होगी. और 1 लाख करोड़ का ही आईपीओ ला रही है. सो विच विल बी अराउंड 5 to 10% ऑफ देयर प्रेजेंट डे साइज. आज की डेट में किसकी होल्डिंग है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग है. बट आप कोई भी कंपनी देखेंगे उसमें एक रूल होता है कि आप आईपीओ के बाद आपको किसी भी तरीके से एक अपनी जो होल्डिंग है, प्रोमोटर होल्डिंग है, वो 75 है उससे कम करनी होती है. अगर ये 75 वाला रूल LIC पे लग जाता तो 3-4 साल तो मार्केट गई. मतलब उसमें इतना सेलिंग प्रेशर रहेगा कि पूछिए मत. वो बार बार फ्रेश प्रोसीड्स वो मतलब बार बार वो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने शेयर्स बेचने लग जाएगी. तो फिर तो मार्केट में इतनी ज्यादा सेलिंग ऑफ प्रेशर होगी क्योंकि कंपनी भी बहुत अच्छी है, तो मार्केट कहीं की नहीं रहेगी 2-3 साल तक. सो इसी को अमेंड करने के लिए सरकार शायद ला सकती है. अभी न्यूज में भी आया था कि गवर्नमेंट कंपनीज के लिए मिनिमम प्रोमोटर होल्डिंग वाला क्राइटेरिया नहीं लगेगा, विच इज राइट ऑल्सो. वरना 3-4 साल तक तो मार्केट कहीं नहीं गई थी. और अगर बात करें हम LIC के आईपीओ पे अगेन आते हैं, 1 लाख करोड़ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है. LIC के डायरेक्टर्स ने भी बोला है कि इसमें 10 से 12% मार्केट एक्सपेक्ट गिरने करेक्ट होने का हम बिल्कुल स्कोप ले सकते हैं, 10 से 12% गिरने का. सो LIC अगेन दिस इज अ न्यूज, दिस इज नॉट बीन कंफर्म्ड. LIC का जो आईपीओ है 6 महीने के इंटरवल्स में जो 1 लाख करोड़ का आईपीओ है
वो 50-50 हजार करोड़ करके आता रहेगा। सो इस तरीके से लिक्विडिटी थोड़ी जो सक आउट करने की हम बात कर रहे हैं वो थोड़ी कम हो जाएगी, और डेफिनेटली होनी तो चाहिए। बाकी तो मार्केट आगे हमें सिखाई देगा आगे वाले टाइम में, बट डेफिनेटली दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। और इन माय व्यू यस, इट विल सक आउट liquidity to an extent, but not as savage as it was in the case of Reliance Power in 2008. So, okay, I think Aditya, this was useful. वरना आप कोई follow up question please हो तो पूछ सकते हैं। भरत जी आप कुछ कह रहे हैं? राजीव, हाँ राजीव जी आप कुछ कह रहे हैं? कोई क्वेश्चन है सर जी? और देखना सर एक बार। हाँ सर, एक मिनट चेक कर। हाँ मेरे फोन से है, फोन में दिखाई। सर कोई और क्वेश्चन नहीं है शायद सर। नहीं सर, और नहीं। आगे तो अब जोमेटो है, जैसे हमने इस पे काफी रिसर्च करी थी आईपीओ में, इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने की केस में। और मैं जस्ट टू कट इट शॉर्ट, मैं ऑफ कोर्स एक्सप्लेन तो करूंगा ही, बट लॉर्ड ऑफ वैल्यूएशन मिस्टर अश्वथ दामोदरन जी ने भी ये बोला था कि इसकी राइट वैल्यूएशन 41 रुपीज है। तो आज आप 140 रुपीज दे रहे हैं मार्केट में जो चल रही है। सो इफ सच बिग प्ले, और डेफिनेटली राकेश झुनझुनवाला जी की अगर आपने वो वीडियो देखी होगी, काफी फेमस हुई थी, वो ऐसे ऐसे मतलब एग्रेसिव हो गए थे इस चीज को लेके कि जैसे पता नहीं क्या ही वैल्यूएशन चल रही है मार्केट में। एंड ही मेड अ वेरी सेंसिबल पॉइंट, देयर इज नो नीड टू अटेंड एवरी पार्टी इन द टाउन। सो देयर आर मेनी स्टॉक्स आज की डेट में भी जिनमें आप लगा सकते हैं जो वैल्यू स्टॉक्स चल रहे हैं, जो मतलब जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज की भी आज 60, 70, 80 चल रही है, तो आपको ऐसे केमिकल सेक्टर में बड़े स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनमें बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है, कंपनी कैपेसिटी एक्सपैंड करने वाली है, और वो 20-30 की पी पे भी नहीं चल रहे हैं। मतलब 20-30, ओके सॉरी 20 की पी पे तो चल रहे हैं, बट डेफिनेटली उसमें मैनेजमेंट वगैरह सारी चीज ठीक है, मैं तभी बात कर रहा हूँ। तो आपको आज की मार्केट में भी ऐसे बड़े सारे शेयर्स मिल जाएंगे जो ऐसी पीई पे ट्रेड कर रहे हैं, जो रीजनेबल पीई पे ट्रेड कर रहे हैं। इट इज मोर लाइकली देन नॉट जो आपको आगे जाके रिटर्न्स दे सकते हैं अच्छी। So buy, get into all these kind of stocks which are considered to be overvalued right from the listing price. But again, let's come on to the matrix. Okay, before that we have someone. Which factors to consider whether to invest in an IPO or not? Mr. Dharamjit Singh ji is asking. So sir, presentation तो क्या इसी के बारे में थी कि क्या क्या factors हमें देखना चाहिए. But just to wrap it short, एक तो ऑफ कोर्स ग्रे, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम देखिए। और अगर आपके पास दो ऐसे आईपीओ साथ में चल रहे हैं, 4 ऐसे आईपीओ साथ में चल रहे हैं, तो देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम ज्यादा किसका है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस ही करना चाहिए, जैसे हम उसकी आरओसी आरओई की बात करते हैं, या फिर उसके सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, एबिटा ग्रोथ की बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं। वो सारा हमने पिछली स्लाइड्स में काफी डिटेल में कवर किया है। सो दीज ऑल और ऑल द फैक्टर्स। अब आगे जाके यूजेज कैसे प्रोसीड होती है, तत्व चिंतन का मैंने एग्जांपल यूज किया है, और मुझे क्या लगता है कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी आगे जाके, मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा आगे। सो आई थिंक आई विल बी एबल टू मेक इट क्लियर इन द न्यू कोर्स ऑफ द सेशन। तो अगर अगर न्यू यहाँ पे मंथली यूजर्स की बात करें इस कंपनी के और कॉम्पिटिटर्स के, तो 5.8 मंथली यूजर्स हैं, यानी 5.8 मिलियन यूजर्स हैं जोमेटो के। दैट इज अराउंड 58 lakhs यूजर्स इन इंडिया। डोडाश जो यूएस लिस्टेड कंपनी है उनके 2 करोड़ के आसपास है, और मीतवान के 15 करोड़ के आसपास है। सो एज आई सेड, एक तो ऑफ कोर्स ये कंपनी, ये कंट्री ओवर पॉपुलेटेड नहीं, पॉपुलेटेड है काफी, हमसे ज्यादा भी। और उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट पेनिट्रेशन काफी अच्छी है। सो डेफिनेटली इनके मंथली यूजर ज्यादा होने बनते भी है। आगे एवरेज ऑर्डर वैल्यू की बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम जोमेटो की बात करें, वो यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि हम पॉजिटिव हो गए, यूनिट इकोनॉमिक्स आगे बात करते हैं क्या था, बट वो क्यों पॉजिटिव हुए थे? क्योंकि उनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू $5.3 के आसपास पहुंच गई, जो लगभग 400 रुपए के आसपास बनता है। ये
एवरेज ऑर्डर वैल्यू लॉकडाउन के पहले 270 से 300 रुपए के आसपास की थी, जब कंपनी की यूनिट इकोनॉमिक्स नेगेटिव थी। यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब ये है बेसिकली कि अगर 200-250 रुपए का ऑर्डर वैल्यू है, उसमें से इतने तो रेस्टोरेंट पार्टनर्स को चले गए, 30% मेरे पास बचा, उसमें डिलीवरी कॉस्ट इतनी इनका जोमेटो कर रहा है। सो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर जोमेटो की कमीशन 20% हुआ करती थी 300 रुपए के ऑर्डर पे, तो वो शायद 20% के आसपास 60 रुपए के आसपास उसकी कमीशन थी, लेकिन 70 के आसपास 75 के आसपास उनकी डिलीवरी कॉस्ट थी। अब आगे अगर बात करें इनकी ऑर्डर साइज ही अगर बढ़ जाती है, डिलीवरी कॉस्ट तो उतनी रहती है ना 70-75, लेकिन अगर 20% 22% कमीशन अगर अपनी बढ़ाती जाए और इनकी ऑर्डर वैल्यू भी बढ़ जाती है, तो डेफिनेटली जो ऊपर वाला जो मैं कमीशन कमा रहा हूँ वो भले ही परसेंटेज में भी सेम रहती है तो भी मेरी नंबर में ज्यादा हो जाती है। सो वहां पे यूनिट इकोनॉमिक्स इनकी पॉजिटिव हो गई। अब ये क्यों हुई? क्योंकि जितने भी जैसे मेट्रोपॉलिटन्स की अगर हम बात करें, वहां पे जैसे अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में राजस्थान से, यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से काफी सारे लोग यहाँ पे रहने आते हैं, जॉब करने आते हैं। सो जो ये लोग थे ये लोग चले गए लॉकडाउन में, अपने अपने घर चले गए। तो अब जोमेटो से कौन मंगवा रहा है? जो दिल्ली में ऑलरेडी अपने घरों में रह रहा है, या फिर जिनकी एक तरीके से आप कह सकते हैं जिनकी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, जो अपनी जेब से रेंट नहीं देते। सो जो अपनी जेब से रेंट नहीं देते उनकी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, तो तभी ये ऑर्डर वैल्यू बढ़ गई लॉकडाउन में। और एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ गई। वो पहले भी कर रहे थे लेकिन अब सिर्फ यही कर रहे हैं। सो तभी इनकी सेल्स भी कम हुई थी, अगर आप देखें कुछ एक सालों में। तो अगर 5.3 मिलियन डॉलर्स की बात करें, अगर ये आगे बढ़ता है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव होता है कंपनी के लिए, और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उस सेंस में, या कहीं अब उनके लॉसेस कम होंगे। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की जगह मैं बात करूँ तो इनके लॉसेस कम होंगे। लेकिन यही अगर आप डोरडाश की बात करें, मीतवान की बात करें, तो डोरडाश के केस में तो 37.3 डॉलर्स है, और मीतवान के केस में 7.4 डॉलर्स है। पेनिट्रेशन इन कंट्री, अब आगे इनकी बात करें, पेनिट्रेशन इन कंट्री यानी इंटरनेट पेनिट्रेशन, sorry, not internet penetration but penetration of restaurant business to homemade food business, वो 8% के आसपास है आज की डेट में इंडिया में। सो 92% जो है वो अभी भी घरों में खाना बनता है। इंडियंस का माइंडसेट भी कुछ ऐसा है। लेकिन अगर आप चाइना की बात करें तो 53% है, और डोरडाश में 38% है। सो इंडिया में इस सेंस में काफी अच्छा स्कोप है। बट आगे अगर वैल्यूएशन की बात करें तो हमने पहले बात ही कर ली, जोमेटो $8 बिलियन की वैल्यूएशन पे लिस्टिंग करना चाहता था, उसकी प्राइस टू सेल्स 30 के आसपास की थी। डोरडाश मीटवन की 17 और 12 थी रिस्पेक्टिवली। इनकी वैल्यूएशन आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे। बट अगर हम बात करें कि आगे जाके इनकी सेल्स बढ़ती है, ये मार्केट एक्वायर करते हैं, इनकी कमीशन स्लैब रेट बेटर होती है, ये स्विगी के साथ मोनोपोली चलाते हैं, उसके बाद कंट्रीब्यूशन इनका बढ़ता है, सारे पॉजिटिव फैक्टर्स अगर मैं एक्यूमुलेट कर लूँ ना, तब जाके शायद 1,07,000 करोड़ की वैल्यूएशन बनती है जो आज की डेट में से दी जा रही है। और वो भी सारे अगर आप डिस्काउंटिंग वगैरह करते हैं, प्रोबेबिलिटी लगाए कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, इतना ग्रो करेगा इतना नहीं करेगा, तो जाके वो 41 की बनती है एज पर मिस्टर अश्वथ दामोदर। और अगर हम बात करें जोमेटो के लिए कि इस प्राइस पे लेना बनता है या फिर 76 पे लेना बनता था या नहीं, कि अगर हम ग्लोबल पीयर्स की बात करें, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग तो था ही, क्योंकि काफी ज्यादा स्कोप है इंडिया में आगे इसका बढ़ने का। बट अगर हम अमेजोन की बात करें जो काफी बड़ा डेटा जाइंट है एज कम्पेयर टू जोमेटो, वो इस मार्केट में एंटर कर रहा है, और उन्होंने बैंगलोर में अपने ट्रायल रन शुरू कर दिए हैं। आपको पता है अमेजोन ने फ्लिपकार्ट में एंटर किया था, और फ्लिपकार्ट आज का है और अमेजोन का है। इंडिया की अगर हम बात करें, होममेड ब्रांड को उसने पीछे छोड़ दिया, वो इतनी बढ़िया सर्विसेज देते हैं। सो दिस इज डेफिनेटली अ थ्रेट टू जोमेटो एंड स्विगी इन इंडिया। ये जोमेटो का एक तरीके से जो हमने आईपीओ एनालिसिस काफी लंबा किया था, उसका एक शॉर्ट सिनॉप्सिस था मेरी तरफ से। बाकी अगर अभी किसी के इस पे कोई क्वेरीज या डाउट्स हैं तो प्लीज बताइए। कोई क्वेरी है जन सब में? आई थिंक कोई क्वेरी नहीं है कन्नन जी। ठीक है, तो मैं आगे एक हमारे पास और स्लाइड है, उसकी बात करते हैं। तत्वा चिंतन की बात करते हैं। तत्वा चिंतन, क्योंकि हमने सारे फैक्टर्स अभी डिस्कस कर लिए हैं इस स्लाइड डेक में। एसेट टर्नओवर क्या होता है, पीई क्या होता है, और कैपेसिटी एक्सपेंशन क्या चीजें होती हैं, फ्रेश इशू प्रोसीड्स क्या होते हैं, ओएफएस क्या होता है। तो चलिए अब तत्वा चिंतन में बात करते हैं कि इसका क्या है।
46 की पीई पे कंपनी है, और अगर हम अज्यूम करें कि ये सेम पीई पे ट्रेड करता है और जो इनके एक्सपेंशन प्लान है, तो ये शेयर 46 की पीई पे, आज 96 की पीई पे चल रहा है, मैं अज्यूम करता हूँ 46 की पीई पे अगर 3 साल बाद भी रहता है तो 3000 का शेयर प्राइस होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब मैं बताता हूँ क्यों। कंपनी जो है ये हर इसका एसेट टर्नओवर रेशियो लगभग लगभग 3 रुपए का है। सो बेसिकली जितने इनके फिक्स्ड एसेट हैं उसके 3 गुना का इनका रेवेन्यू है। सो कंपनी का रेवेन्यू आज की डेट में 300 करोड़ का है, बट कंपनी जो आईपीओ प्रोसीड्स लाई है इससे इससे 175 करोड़ ये अपने फिक्स्ड एसेट एक्सपेंशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी में यूज करना चाहती है। तो अगर ये कंपनी इसी एसेट टर्नओवर रेशियो पे, इसी प्रॉफिट मार्जिन पे अगर आगे कंपनी को बढ़ा सकती है, तो इनका शेयर प्राइस आज जो 1086 रुपए के आसपास ऑफर किया जा रहा था आईपीओ में, वो 3000 का होना चाहिए। दिस वाज आवर हाई लेवल एनालिसिस। सो दिस इज हाउ वी आल्सो लुक इनटू यू नो कितने फ्रेश प्रोसीड्स यूज हो रहे हैं कंपनी के आईपीओ में, और कितने बेसिकली कंपनी उसका करने क्या वाली है। सो अगर ये कंपनी जैसे केमिकल सेक्टर में है, फार्मा सेक्टर में है, तो ये काफी ज्यादा एक तरीके से अच्छा रहता है कंपनी के लिए, क्योंकि एक चाइना प्लस वन पॉलिसी भी है। सो अगेन दिस इज अ सनराइज सेक्टर, नॉट नेसेसरली अ सनराइज सेक्टर, बट एन इंटरेस्टिंग सेक्टर टू वॉच, बिकॉज इंडिया काफी इसमें लीड ले सकती है एज कम्पेयर टू चाइना। सो दिस वाज आवर हाई लेवल एनालिसिस ऑफ तत्व चिंतन आईपीओ के। आगे जाके ये कितना अच्छा देखने को हमें मिल सकता है। अब जो मैं 70-80% आईपीओ की बात कर रहा था कि हमें डिस्काउंट पे देखने को मिल सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इश्यू प्राइस से नीचे जाना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर अनरीजनेबल सेलिंग ऑफ आती है तो उसका मैं नहीं कह सकता, बट डेफिनेटली दिस इज अ फंडामेंटली गुड स्टॉक, बट एट प्रेजेंट डे वैल्यूएशंस I won't buy it. Okay, we have the questions of it. So I think this was it from my side. बाकी आपके कोई queries or questions हो, please take it up. या कोई inputs हो किसी के? राजदीप सर कुछ कहना चाहेंगे? करें सर कंक्लूड? Okay, we have someone in the chat box. Sir, what about GLS? Glenmark Life Sciences. रवि जी, मेरे पर्सनल ओपिनियन में मुझे लॉन्ग टर्म के लिए तो काफी अच्छा लगता है, बट पता नहीं मार्केट ने इसको इतना कम डिस्काउंट, मतलब इतना कम प्रीमियम क्यों दिया। अगेन ये भी एक्सपेंशन में जा रहा है, डेट कम कर रहे हैं अपना, और मतलब मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है। बाकी तो मतलब टाइम ही बताएगा, बट इन माय पर्सनल ओपिनियन इट इज गुड। आदिश के पास फोन करते आ रहे हैं नित्य पावर बिल्ला। किसी मेंबर की क्वेरी है तो प्लीज वो पूछ ले, वो अपना आपको अनम्यूट कर सकता है। यू हैव द राइट्स। सर शायद और कोई क्वेरी नहीं आ रही है। आई थिंक राजेश सर है। हाय राजेश सर, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? गुड इवनिंग करण जी, कैसे हो? अच्छे सर, अच्छे। हाँ जी बढ़िया। सर, आप क्या, आपकी कोई इनपुट्स है सर? हाँ जी, आपके कोई इनपुट्स है? कुछ नहीं हो, सभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन ही किया अभी। अच्छा अच्छा, ओके। वो कैमरा पे आया, सो आई थॉट आपने अनम्यूट किया है बोलने के लिए। राजनीति ज्वाइन नहीं कर। नमस्कार राजीव जी, नमस्कार चेयरमैन साहब। नमस्ते सर, नमस्ते अरोड़ा जी। सब आके अच्छा सर, मैंने ना व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक जो हमने बनाया हुआ है, मेरे
साथी भी है यश, वो हॉस्पिटलाइज है अनफॉर्चुनेटली, सो वो सेशन नहीं ले पाए। सो हम दोनों क्या करते हैं, हम ऐसे आईपीओ एनालाइज करते हैं और हमने एक ग्रुप बना रखा है जिसमें हम टेक कंपनीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो अगर आप में से जो भी बाकी जो भी आप अटेंडेंस है, अभी अटेंडीज हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ग्रुप। आपको लिंक शेयर कर दिया गया है और मैं एडमिन हूँ ग्रुप का। आप बिल्कुल देख सकते हैं, मुझसे कभी भी कोई भी आपको क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप बिल्कुल बात कर सकते हैं मुझसे। और कोई भी मतलब डेफिनेटली आई वुड लव टू कनेक्ट विद ऑल ऑफ यू। सो आई करण जी, एक बार आप अपनी स्लाइड ऑफ कर देंगे प्लीज? हाँ जी बिल्कुल, मैं पिक लेनी है इसलिए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल कर देता हूँ। हो गई? यस सर, थैंक यू। ये हो गया। एक्चुअली सर हमारा न्यूज़लेटर बनता है तो उसमें पिक लेते हैं हम, इसलिए मैं तो अच्छा, मेरे को पिक चाहिए। शुक्र अच्छे कपड़े पहन के आ गया। थैंक यू, थैंक यू। तो राजदीप जी कंक्लूड करें हम सर कंक्लूड। हाँ करो सर। Thank you, sir. Huge thanks to CA Kanan Bahel ji for such a valuable lecture and sharing precious knowledge. I am assured that this session has made value addition to our knowledge. Thank you, everyone. Finally, I request CA Rajesh Arora ji, Vice Chairman, Sonipat Branch of NISO of ICI, for formal vote of thanks. Thank you so much, Rajesh ji. Thank you, everyone. That was a very wonderful session. कनन जी, हम आपसे बिल्कुल संपर्क में रहेंगे और आपसे आपकी सेवाएं लेते रहेंगे। Thank you so much. You have given the excellent knowledge to us and sharing your valuable knowledge with us. And thank you so much. Thank you, Saraj Jain ji, Chairman of Sonipat Branch. Thank you, Bharat ji. Thank you, sir. Thank you so much, Chairman Saab. Thank you everyone for joining today's session. Thank you everyone. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much for your kind words. Thank you. Thank you. Thank Let's you, stay thank you, sir. connected. Thank you. Okay, Bharat ji, Aditi ji, Arora ji. Thank you, Rajesh. Thank you. Okay, sir.